ठीक है। तो आज भी इंशाल्लाह जनरल Q&A होलसेल रिलेटेड हम लोग यही चीजें डिस्कस करेंगे। आप लोग में से जिसने क्वेश्चन पूछना है प्लीज हैंड रेस कर लें, जिसे नहीं पता हैंड कैसे रेस करना है, आप लोगों के जूम में बॉटम पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, रिएक्शंस के नाम से एक बटन होगा, उसके आप उस पे आप क्लिक करें और वहां पर रेज हैंड का बटन है, उसको क्लिक कर दें। अच्छा जी, तलहा रजा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी तलहा। अच्छा सर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जी जी। क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था, हमारी ना एक प्रोडक्ट पे ब्रांड ने जो है ना आईपी कंप्लेन कर दी थी, एक काउंटरफीट की थी। और जो है ना दूसरी थी जो है मतलब उसकी इजाजत के बगैर जो है ना सेल कर रहे हैं। तो वो ठीक उसका रीजन ये था कि जो है ना वो एक उस पे ना एक लिस्टिंग पे चाइनीज ने मीटू किया हुआ था, और वो जो है ना कंटिन्यूसली मैप की वॉयलेशन कर रहा था। तो हम्म ब्रांड ये कहता कि हमारा ना हमें उसको ट्रैक करना ना मुश्किल हो रहा है। तो जिसकी हम्म वजह से जो है ना उसने जितने सेलर्स थे ना सबको वो आईपी कंप्लेन जो है ना वो करके ना वो रिमूव करवा दिया था लिस्टिंग से। और फिर हम्म उसके बाद जो है ना वन बाय वन हमने जब कांटेक्ट किया, और फिर वहां से जो है ना अमेजोन ने कहा था उसके लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दो। तो वो हमने ब्रांड से लेके अमेजोन को दिया था। तो वो जो है ना हमारी वो आईपी कंप्लेन वगैरह रिमूव हो गई थी और हम दोबारा एक्टिव हो गए थे। ठीक है। तो जो है ना अब ये हुआ है आज ही जो है ना क्या कहते हैं, वो एक्चुअली लिस्टिंग वो चाइनीज ने ही बनाई हुई थी, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना सबने मी टू किया हुआ था। ठीक है। तो अब वो जो है ना जिस तरह से हमने अपनी जो है ना वो रिट्रैक्शन करवाई है, तो चाइनीज ने भी करवा दी थी और वो फिर सेल कर रहा था। लेकिन अब चाइनीज ने जो है ना अपनी लिस्टिंग पे सेल करने के लिए ना उसने दोबारा से जो है ना काउंटर फीड की कंप्लेन कर दी है। और जितने सेलर थे ना हमारे साथ उन सबको रिमूव कर हम्म। दिया, वो अकेला ही उस पर सेल कर रहा है। ठीक है। तो जो है ना अब ये चीज पूछनी है कि जो है ना इसके लिए वही लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो हमने ब्रांड से लिया है वो चल हम्म। जाएगा देखिए, या लेटर और। लेटर जी। ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के अंदर अगर स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन है कि यू आर अलाउड टू सेल ऑन Amazon, देन ऑफ कोर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको यूजुअली दो तरीके से मिलता है। एक आपको यूजुअली जो मिलता है ना, आप जैसे आपका ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर है, फिजिकल जी। शॉप है, आप उसके ऊपर अगर सेल करते हैं तो ऑल्दो आप ब्रांड जिसकी परचेजिंग कर रहे हैं, जिस ब्रांड को बेचना चाह रहे हैं, ऑल्दो आप फिजिकल स्टोर पर सेल कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर रिक्वायर्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम द ब्रांड। तो आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेटर, लेकिन उसके अंदर वो स्पेसिफिकली इन मोस्ट केसेस में मेंशन नहीं होता। तो जनरल कहीं तो हो सकता तुम चला लो, लेकिन तुम्हारा इसका केस इस तरीके से है कि रिस्क नहीं ले सकता ना बंदा। तो अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि यू आर अलाउड टू सेल ऑन Amazon, और यू आर अलाउड, इवन अगर ये भी लिखा हो ना यू आर अलाउड टू सेल ऑनलाइन, तो भी चल जाएगा। अच्छा लेकिन इन जनरल हो तो नहीं यूज करना। नहीं सर, वो पहले ऑलरेडी यूज करके हमने अपनी वो कंप्लेन रिमूव करवाई है। हम्म। जिस तरह अच्छा, तो मैंने फिर पहले जनरल बताया। में यू, हाँ सही है, फिर तो चल जाएगा, फिर तो चल अच्छा, जाएगा। लेकिन अब मसला ये पहले ब्रांड ने ना उस लिस्टिंग पे कंप्लेन की थी कि जी इस लिस्टिंग पे जितने सेलर है ना वो हमारी काउंटर फीड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हमारी इजाजत के बगैर कर रहे हैं, ठीक है, पहले ये कंप्लेन हुई थी। तो उसके बाद हम्म। हमने वो ब्रांड से अमेजोन ने हमसे कहा था जी आप जाना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वगैरह दें। वो हमने दे के वो अपनी आईपी कंप्लेन रिमूव करवा ली। ठीक है। और अब जिस लिस्टिंग पे कर रहे थे ना वो लिस्टिंग वो चाइनीज ने बनाई हुई थी, जिसकी वजह से ब्रांड ने जो है ना वो सबको रिमूव किया था। सही सही, अब वो उस सब समझ गया। मुझे चाइन प्रॉब्लम बताओ, इसका प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर अब ये है कि वो जो है ना इसको किस तरह से जो है ना मतलब ये पूछना मैं चाह रहा हूँ। अब जारी बात है लिस्टिंग ऑनर ने की है, सही है, जो कि हम्म। ब्रांड खुद नहीं है। तो हम वही ब्रांड से लिया हुआ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अमेजोन को दिखा के वो कंप्लेंट रिमूव करवा सकते हैं। और दूसरी चीज ये समझने की मैं कोशिश करूँ कि जब वो ब्रांड ही कोई और है तो वो एक सेलर उसके पास ब्रांड रजिस्ट्री कैसे आ सकती है, तो जो है ना वो उसने जो कंप्लेन कर दी। देखो, चाइनीज सेलर्स ऐसे भी करते हैं,
आपस में बहुत याराना होता है इनका। तो मोस्टली आप देखोगे जैसे जापानीज है, चाइनीज है, ये कंट्री स्पेसिफिक सेलर्स होंगे, वो अपनी सेलर्स को बहुत ज्यादा अलाउ कर देते हैं। अब जैसे तुम उनके पास जाओगे ऑथराइजेशन लेने, तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन अपने किसी चाइनीज भाई को दे देंगे वो। तो ये तो खैर कॉमन प्रैक्टिस है वहां पे। तो ये ऐसा नहीं सोचो कि उसको क्यों दिया हुआ है। एक बात तो ये। सेकंड इज कि जहां तक रिमूवल की बात है, हाँ बिल्कुल वही ऑथराइजेशन लेटर ही यूज करोगे आप इसको रिमूव करवाने के लिए, ठीक हो क्योंकि गया, इसके अलावा यानी कोई वहां पे चारा मैं नहीं है। फिर उसको मैं वहां पे मतलब अपनी अपील कर दूंगा अमेजोन को कि जो है ना मतलब बिल्कुल ब्रांड बिल्कुल सही बिल्कुल है। करो, बिल्कुल करोगे, ठीक हो, बिल्कुल, और इसी को यूज करो। सही हो ठीक गया। है। अच्छा सर, उसके अलावा एक सवाल है। हाँ बताओ। अच्छा सर, ये जो अब आजकल Q4 चल रहा है, तो इसमें जो है ना अभी लास्ट टाइम सिकंदर भाई से भी पूछा, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट डेट जो अमेजोन की इन्वेंट्री लाइव करने की है ना, वो है 2 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर तक जो इन्वेंट्री पहुंचेगी वो लाइव हो जाएगी। ठीक जी है। हाँ। और उन्होंने कहा था सम केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि मतलब 3 4 5 को भी जो पहुंचे, वो कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें अमेजोन इन्वेंट्री लाइव कर देता है। ठीक है। हाँ कभी कभी हो लेकिन जाता है। हम जो अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो ये है, वो तो इन्वेंट्री लाइव होती ही जा रही है। मतलब जिन सेलर्स का हम ट्रैक करके बैठे हुए थे कि ये अब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, इनका स्टॉक कम रह गया, ठीक है, तो हम्म। वो अभी भी जो है ना, वो मतलब आज 10 दिसंबर है, तो वो अभी भी जो है ना वो नहीं, ये होते तुम जा रहे हैं। अपने लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने यानी शिपिंग प्लान के अंदर देख रहे हो, या दूसरों की इन्वेंट्री देख के अंदाजा लगा रहे हो? सर ये देख, मेरी भी कुछ प्रोडक्ट्स एक तो लाइव हुई हैं, दूसरा ये कि जो है ना जो दूसरे सेलर्स है ना, उनका भी यही है कि उनका भी हम्म। स्टॉक जो है ना मतलब देखो कल दूसरों के बिल्कुल बारे में करते तुम करते। अंदाजा नहीं, नहीं दूसरों के बारे में अंदाजा ही लगा सकते हो, सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि तुमने खुद अपनी इन्वेंट्री भेजी, तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा ना कि वो रिसीविंग एंड देन फर्स्ट जब इन होती है इन्वेंट्री, उस वक्त से लेकर रिसीविंग तक पहुंचने के अंदर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और Q4 के अंदर तो वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कभी ये होगा कि एक हिस्से से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने में अमेजोन 3 3 4 4 दिन ले लेगा। और फिर कभी ऐसा होगा कि एक ही दिन के अंदर 4 एक साथ ही स्टेप्स कंप्लीट कर देगा। तो ये तो अब अच्छा वहां पे इस चीज को डिपेंडेंट है कि वहां पर उस वक्त कितना ट्रैफिक है, उसके बाद कितना ज्यादा अच्छा लोड है। अच्छा। तो ये इसको कोई, तो आई मीन अच्छा इसके बारे में सर इतना एक, सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा ये कहते हैं Q4 की सेल्स के लिए जो है ना, मतलब वो काफी है कि आप प्रिपेयर हैं, Q4 में सेल्स ज्यादा आती हैं ये। और तो बेसिकली मैं हम्म। पूछना चाहता हूँ कि ये जो Q4 तो स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। हम्म। तो ये ओवरऑल ही जो है ना अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान तक जो है ना सेल्स इंक्रीज होती हैं, या दिसंबर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेज होते हैं जिनमें जो है ना वो सेल्स एकदम बूस्ट करती हैं, ये क्या एक सिनेरियो, क्योंकि देखो। मैंने जी। देखो ऐसा है कि इसके अंदर हमेशा डेट स्पेसिफिक ही चीजें चलती हैं। अब जैसे जब Q4 स्टार्ट होता है, सबसे पहला बड़ा इवेंट जो आता है वो आता है हेलोवीन का। तो उस वक्त हेलोवीन स्पेसिफिक चीजें बिकेंगी। फिर उसके बाद ब्लैक फ्राइडे आएगा, साइबर मंडे आएगा, हानिका आएगा, ईस्टर आएगा। फिर उसके हिसाब से चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और फिर क्रिसमस आएगा, फिर क्रिसमस में क्रिसमस स्पेसिफिक भी बिकेंगी और गिफ्ट्स की चीजें बहुत बिकती है। तो ओवरऑल ट्रैफिक इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यूजुअली अगर छोटे आइटम्स होते हैं, खासतौर पे गिफ्ट टाइप के आइटम्स है, वो तो इस पूरे सीजन में बहुत बिकते हैं। लेकिन अगर सीजन कोई इवेंट स्पेसिफिक आइटम होगा, तो वो ऑब्वियसली वो सिर्फ उसी इवेंट पे बिकेगा। यानी हेलोवीन है, वो तो 30th है लास्ट डेट, उसके एक दिन बाद भी नहीं बिकेगा, उससे एक दिन पहले तक बिक जाएगा, जिस दिन होगा उस दिन भी नहीं बिकेगा वो इतना। लेकिन अगले दिन से खत्म, टोटली एंड। सर जैसे गिफ्ट आइटम जो है ना, या सुना था टॉयस जो है ना वो काफी जो है ना वो सेल होते हैं इन दिनों में। लेकिन जैसे होम एंड किचन की कैटेगरी हो गई या पेट सप्लाईज हो गई, तो इनकी तो अभी तक मैंने जो है ना वो इतनी कोई खास जो है ना सेल अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। क्या मतलब जो है ना कोई इनकी सेल में बूस्ट आया हो या कुछ हुआ हो। बल्कि इनफैक्ट अक्टूबर में जो है ना वो बहुत सेल्स ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो बल्कि डाउन होती जा रही है। तो कोई बात नहीं, तो ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको इतना कंसिडर किया जाए। बल्कि जब तुम प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हो तो इस बेसिस पे ही कर रहे होते हो ना। कीपा का ग्राफ देखते हो, अगर लास्ट ईयर ऐसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो जिसके अंदर लास्ट ईयर अक्टूबर में सेल आई थी, तो अभी तुम यही एक्सपेक्ट करोगे कि इस साल भी अक्टूबर में ही सेल आएगी उसकी, या अक्टूबर में ही सेल्स बढ़ जाएंगी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है इसके ऊपर इतना फोकस किया जाए।
आई मीन जब सिलेक्शन करो बस उसी वक्त ध्यान दिया करो इन चीजों पे। बस और स्टिल अभी सर बहुत एक, ज्यादा टाइम पड़ा हुआ, हो जाएगा, जनवरी के मिड तक चलती है सेल। अच्छा सही हो गया, यानी जनवरी के मिड तक जाना होगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये पूछना था कि अब जो नया स्टॉक मेरा कुछ रह गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो जो कि अभी तक जो है ना वो मैं नहीं शिप कर सका, वो ब्रांड्स की तरफ से ही ना उसकी शिपमेंट काफी लेट हो गई। तो अब अगर मैं उसको भेजता हूँ तो वो ऑब्वियसली वो तो लाइव नहीं होंगे, लेकिन आफ्टर दिसंबर वो मतलब कितनी देर में, मतलब वो जनवरी के फर्स्ट वीक से लाइव कर देता है अमेजोन, या वो जनवरी के इसक, मिड तक वो इस, जाएगा? इसको इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता। अगेन फिर डिपेंड करता है लोड के ऊपर, कितना लोड है उसके पास। बस वो आपको ये बता रहा है कि मैं क्रिसमस में लाइव नहीं करूंगा, उसके बाद जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा क्यू में लाइव कर देगा। अभी भी जब भेजते हो तो कोई टाइम थोड़ी देता है अमेजोन के लाजमी इतने दिनों में लाइव कर दूंगा। जब भेजते हो तो आइडियली वो देखता है कितना लोड है, उस हिसाब से लाइव कर देता सही। अच्छा, और सर एक आखिरी सवाल है, वो ये है कि मैंने ना अपने एक लिस्टिंग पे मीटू किया हुआ था, तो उस पे ना अभी ही तकरीबन जो है ना कोई 2-3 घंटे पहले ना वो क्या हुआ है, वो लिस्टिंग की जहाँ पे वो मेरे ना इन्वेंट्री के उसमें वो डिटेल पेज रिमूव्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो है। बेसिकली मैं जो है ना अच्छी खासी लिस्टिंग जो है ना चलती है, उस पे सेल्स भी हो रही थी, लेकिन एकदम जो है ना वो डिटेल पेज, यानी वो पेज ही मिट गया उसका। ऐसे भी सर्च करता हूँ ना अमेजोन में हम्म। जाके तो वो शो नहीं हो रहा। तो ये हम्म। क्या रीजन है इसकी जो है ना, नम इसकी मुझे पॉसिबल रीजन? बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन एग्जैक्ट रीजन तुम्हें सिर्फ अमेजोन से पता चली। तुम्हें केस ओपन करना पड़ेगा कि मेरी इन्वेंट्रीज क्या केस में मौजूद है, ये चीजें, ये ठीक, एसिन वर्क नहीं कर रहा है, मुझे रीजन बताया इसका, अमेजोन बताएगा। ठीक हो गया। मतलब मैं अपनी तरफ से ये इमेजिन कर रहा था कि शायद जो है ना वो ब्रांड को उसको लिस्टिंग को एडिटिंग कर रहा हो या नहीं उसको नहीं नहीं ऑप्टिमाइज नहीं, करने की। अज्यूम नहीं करो, अज्यूम अच्छा, नहीं करो, केस ओपन कर लो, वो ज्यादा केस बेहतर ओपन है। कर लो। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। चलो चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये तलहा थे। उमर हुसैन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई तलाल। वालेकुम अस्सलाम जी, उमर बताइए। अच्छा, ये कहेगा कि जो प्रेप सर्विसेज के लिए हम तकरीबन कहने के 80-90% जो है ना एक प्रेप सर्विस को ही यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है। इसकी हमें कोई रिडंडेंसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वैसे भी ये अगर इसकी कोई लोकेशंस को भी अब अगर यूएस के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर कोई हम रखें प्रेप सर्विसेज जो करीब हुआ उसको यूज़ कर लें, या वैसे भी एक के पास जो है क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं सिर्फ एक ही को यूज़ करने के? एक ही को यूज करने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? जी। प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। हाँ, सबसे बड़ा जो प्रो होता है इसका वो ये कि एक ही बिजनेस के साथ आप जब कंटिन्यूसली डील करते रहते हो तो ऑब्वियसली उसकी बेसिस पे आपके रिलेशनशिप बेटर होते हैं, तो वो आपको बेटर प्राइसिंग देता है एज एज अ टाइम पासिस। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली देयर इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट इन्वॉल्व एज वेल। बहुत सारे नए, अगर आप जो ना प्रेप सर्विसेज को डील कर रहे हो तो उसके अंदर फिर ये होगा कि अब जैसे नए किसी नए को डील करोगे तो हो सकता है कि कोई पैकेजिंग के अंदर मसला आ गया, क्यू फॉर में तो खास तौर पर ऐसे बहुत मसले होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स के लोड होता है लोगों ऐसी कंपनीज के ऊपर। तो अगर तुमने किसी से करवाया है कोई काम, हो सकता है भाई अगर पैक बनवाया था उसने पैक के अंदर एक यूनिट को मिस कर दिया, किसी पे लेबल नहीं लगा हुआ, किसी की पैकेजिंग सही नहीं हुई हुई, किसी का पैकेट पूरा नहीं बना हुआ, जितने यूनिट्स आए थे वो पूरे इंस्पेक्ट भी नहीं हुए। ये सारे मसले मसाइल वो हैं जब आपको जो आपको सॉर्ट ऑफ हर दफा फेस करने पड़ते हैं जब आप नए प्रेप सर्विस वाले किसी प्रेप सेंटर से जो ना कांटेक्ट करते हो। बट ऑब्वियसली एज द टाइम पासिस आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो यही इसका प्रो है, यही इसका कॉन है। कॉन इसका एक और ये भी हो सकता है कि आप फिर अगर बाउंड हो जाओगे, लेट्स से अगर वो प्राइसिंग फॉर सम रीजन बढ़ा देते हैं और आप जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कि आपके मार्जिन बहुत ज्यादा थिन हो रहे हैं इसकी वजह से, तो इतनी जल्दी में फिर नए प्रेप सर्विस को ढूंढना और वो भी क्लोज बाय,
जो आपकी शिपमेंट के हिसाब से, शिपिंग प्लान के हिसाब से और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से सेंस बनता हो, सस्ता पड़ता हो, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा मशवरा ये होगा, कभी भी एक के ऊपर रिलाई नहीं करें, हमेशा बैकअप में 2 से 3 रखें। लोग कुछ ऐसे करते हैं, यूएस में काम करते हैं कि जिस स्टेट्स का सप्लायर होता है यूजुअली वहां पर प्रेप सर्विस ले लेते हैं, या जो बहुत ज्यादा अक्लमंद होते हैं वो क्या करते हैं, पहले शिपिंग प्लान का पहला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि शिपिंग प्लान हमेशा 2 पार्ट्स में होता है। जब पहला पार्ट कंप्लीट होता है तो वहां पर आपको शो कर देता है कि आपने इन्वेंट्री यहाँ भेजनी है। तो जिस जगह इन्वेंट्री ज्यादा जारी होती है वो उस स्टेट का प्रेप सर्विस ढूंढते हैं और वहीं से ही प्रेप करवा लेते हैं, क्योंकि यूजुअली सप्लायर जो है वो फ्री शिपिंग दे देते हैं, तो फ्री शिपिंग से उधर पहुंच जाती है, इन्हें सिर्फ यहाँ से देना पड़ता है। तो बेहतर है कि बहुत सारे ऑप्शन अपने पास रखें, एक पर रिलाई नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मोस्टली वहाँ पे वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना आप एक्सेस दे दें सेलर सेंटर का शिपिंग प्लान क्रिएट करने के लिए, तो जो कि हमें ऑब्वियसली हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इस पे क्या हमें जो है ना क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसको हम दे दें और किसको ना दें? इसका तो कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, ये तो आप ऐसी चीजें जो खुद एक्सपीरियंस करके आप अपने लिए फाइनलाइज कर सकते हो। नॉर्मली दे दी जाती है हाँ हाँ, दे अक्सर। बिल्कुल, अगर एज लॉन्ग एज आपको पता है इस प्रेप सर्विस के रिव्यूज अच्छे हैं, आपने गूगल करके थोड़ी सी रिव्यूज रिसर्च की नहीं है, है, लोग रिव्यूज नहीं है, जो रिव्यूज रिव्यूज नहीं वाले है हैं। तो बस फिर तो चांस पे। ठीक है, सही है। अच्छा, और अब हम कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना या तो मल्टी चैनल मतलब खुद से ईबे पे या वेबसाइट के ऊपर इंस्टा वगैरह से करके ना तो भेजें। उसमें ये प्रेप वाले जो है ना वो एग्री नहीं हो रहे, जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हम सिंगल यूनिट्स नहीं भेजेंगे। तो उसके लिए कुछ जो है ना वो जरा जिनका इतना अभी स्पैन नहीं है, वो लोग तो एग्री हो जाते हैं। तो क्या जो इवन जो है ना घर से जिस तरह भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उनके पास भी रखवा दिए जाएं। बेशक 2-3 महीने हमें लगता है कि हमें यूनिट्स उन पर रखवाने पड़ेंगे, तो हाँ हाँ, उनको रखवा ले, एज लॉन्ग एज, देखिए अगेन ट्रस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। इस किस्म, और आप बिजनेस कर रहे हो, आपको इस किस्म के रिस्क तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप खुद फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं है। तो ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है। मैंने खुद ट्राई नहीं किया, लेकिन ट्राई करके देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक नई एलएलसी रजिस्टर करनी है, तो उसके लिए आपसे एडवाइस चाहिए कि किस स्टेट में, टेक्सास वगैरह में और मिजूरी फ्लोरिडा में? है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, न्यू जर्सी है, ये स्टेट्स बहुत अच्छी है, टेक्सास बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो एक होगी, एक स्टेट में मेरे ख्याल से हम चाह रहे हैं कि दो दो करने का तो फायदा नहीं है। क्या ख्याल है आपका? टेक्सास ही ज्यादा सुनी थी तो उस पे तो कर ली थी। तो अब हम्म। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे ना हमें सेल्स टैक्स भी, जहाँ पे एग्जम्पशन है, सॉरी जो स्टेट टैक्स है ना वो जहाँ पे एग्जम्प्ट है, कुछ स्टेट्स हैं। ओहायो के बारे में सुना था कि नो गो है कि, और डेलावेयर वगैरह भी अब सुना कि अब मतलब के ना बदनाम स्टेट्स में है कि इनके ऊपर अप्रूवल्स नहीं आते फॉर जी द जी वेरी जी, इस ऑब्वियस किस्म रीजन। की, हाँ, जी। इस किस्म की आवाजें मार्केट में लगना शुरू हो गई है, सही कह हाँ रहे हैं जी, आप। तो उस वजह। जॉर्जिया ट्राई कर ले, न्यू जर्सी ट्राई कर ले, फ्लोरिडा ट्राई कर ले। ठीक है। और जो रीसेल सर्टिफिकेट है वो कितनी स्टेट्स के अंदर? न्यूयॉर्क का है ऑब्वियसली, टेक्सास का भी, कैलिफोर्निया का भी, इलिनॉइस का भी। इस ये मतलब ये 4 स्टेट्स जो है ना ये तो हैं। और कौन सा रीसेल अप्लाई कर लिया जाए? और कौन सा रीसेल अप्लाई कर लिया जाए? हाँ जी, क्योंकि वो अप्रूवल्स के लिए वो कहते हैं अभी हमें हमारी स्टेट्स का दे, तो वो पता नहीं होता कि कब कुछ कहाँ से कुछ जो। स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेट रीसेल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कैलिफोर्निया वगैरह है, ठीक है। एक तो सबसे पहले गूगल करके उसकी लिस्ट ले लें। ऐसी स्टेट जहां पर आउट ऑफ स्टेट एक्सेप्ट नहीं होता, वहां पर तो आपको सेल्स टैक्स परमिट रजिस्टर करवा के रीसेल सर्टिफिकेट लेना होगा स्पेसिफिकली, ठीक। और जहां तक बात है बाकी स्टेट्स के अंदर तो वैसे ही आपका सेल्स टैक्स परमिट इधर एक टेक्सास का जो है बाकी सब जगह चल जाता है। लेकिन इलिनॉइस वाले कहते हैं हमें तो हमारा ही चाहिए। हाँ हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, जिस जी। जिस जगह आउट ऑफ स्टेट रीसेल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता, तो वहां पे आप रजिस्टर करवाइए, और बाकी हर जगह टेक्सास का चल जाएगा। ये तो आप ठीक एक है। स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, अब एक चीज ये बताइए कि अगर हमें ब्रांड हमारे बीइंग अ इंटरनेशनल सेलर अगर हमें अप्रूवल दे देता है, लेट्स से मैं यूके की एलटीडी के ऊपर अगर मैं उनसे अप्रूवल ले लेता हूँ यूएस ब्रांड से, तो फिर उसके ऊपर ही कंटिन्यू किया जाए सेलिंग, उसके ऊपर करते रहें, यानी अगर यूके एलटीडी पे यूके का अकाउंट बना हुआ और उससे हम यूएस में भी आ जाते हैं या लेट्स से इंडिविजुअल से आ जाते हैं, तो अप्रूवल की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, एलएलसी उसके लिए बनाई जाती है। तो एलएलसी ऑलरेडी सिर्फ अगर अप्रूवल के लिए बनाते हैं। बिल्कुल, तो हम हमारे पास अप्रूवल्स ऑलरेडी हैं, हम उनको कहते हैं हम बाइंग हाउस हैं और हम और इंडिविजुअल से आके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें और क्या कॉम्प्लिकेशन हमें आ सकती है अप्रूवल के अलावा जो है? सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन है और नहीं है कोई भी, सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन है, वो ये अकाउंट जिसके नाम पे अमेजोन के अकाउंट जिससे आप सेल कर रहे हैं, वो अकाउंट जिस बंदा लीगल एंटिटी, ईदर दैट कुड बी अ पर्सन और अ कंपनी, दोनों में से जो भी है, उस बंदे के नाम पे रसीद होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर रसीद उसके नाम पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रसीद किसी और के नाम पे, अमेजोन ने कभी रसीद मांग ली, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर लेट्स से उस बंदे की एलएलसी भी रजिस्टर है कहीं यूएस पे भी के अंदर, रजिस्टर हो, कहीं पे भी रजिस्टर हो, एक सिंपल इसका फॉर्मूला है, वो ये लीगल एंटिटी में अमेजोन के अकाउंट में जिसका नाम है और जी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी रसीद उससे मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, अगर अमेजोन ने रसीद मांगी तो। ठीक है। अमेजोन के अंदर लीगल एंटिटी में इंडिविजुअल पर्सन का नेम लिखा हो और उसका हम्म। फॉरेन एड्रेस लिखा हो यूरोप का, और जो रसीद आ रही है ब्रांड की तरफ से वो उसी पर्सन की एलएलसी के नाम के ऊपर अगर हो और साथ नीचे नहीं पर्सन होगी, का नेम नहीं होगी, नहीं नहीं होगी, सुने, नहीं होगी, अगर नहीं होगी, पर्सन नहीं का होगी, नेम साथ मेंशन हो उसके अंदर, नहीं होगी। अगर ओके। रसीद एलएलसी के नाम पे है तो नहीं होगी। अगर अगर साथ में अकाउंट पर्सन नेम हो अकाउंट इवन देन भी नहीं होगी, अगर नहीं ना, पर्सन का नेम नहीं साथ, ना, ओके नहीं ना, नहीं ठीक ना। है। लीगल एंटिटी चेंज कर दी ना आपने, नाम किसी की हाँ जी कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी किसी आई मीन किसी पर्सन के नाम पे ही होती है ना, ठीक है, हाँ तो जी पर्सन का नाम तो हर हाल में वैसे ही आ जाता है। ठीक है। व्हाट मैटर्स इज कि लीगल एंटिटी इस वक्त इंडिविजुअल के पास है या कंपनी के पास है। कंपनी के पास है तो कंपनी का नाम आएगा, इंडिविजुअल का नाम नहीं आएगा, और बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल की है तो सिर्फ इंडिविजुअल का नाम आएगा, दैट्स इट। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक लास्ट चीज़ आप मुझे ये बताएं कि जी। अमेज़न जो है वो लेंडिंग के जो है ना मैसेजेस भेज रहा होता है कि लोन इनविटेशंस वगैरह, क्या ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफर करता है? इसके बारे में मुझे बिल्कुल और आइडिया एक नहीं है। और ठीक है, और एक और भी मंथली जो है ना एक मेल आती है अमेज़न की तरफ से कि जो है ना क्योंकि आपका बिजनेस कार्ड जो है रजिस्टर्ड है, क्रेडिट कार्ड हमारे पास, तो हम भी जो है ना कार्ड्स ऑफर करते हैं, ये भी हाँ अमेज़न हाँ, की तरफ से, आपने तो वो आपने आपने पहले भी ये यूज़ की है? क्वेश्चन पूछा था। जी, तो आपने नहीं, वो परचेजिंग के लिए यूज होता है ना, तो वो परचेजिंग के लिए उसमें यूज कोई होता है फ़ायदा उसका। है? नहीं मतलब आपके पास अगर वहां पर एक कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड है, तो उसको उसका पर्पस सेम वही है। ठीक है। अच्छा, अब तो ये फिर अगर बनवाना है वहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका का क्रेडिट कार्ड अगर बनवा लेते हैं हम, तो क्या एक ही बैंक के अंदर जो है हम सिर्फ बिज़नेस अकाउंट रख सकते हैं? 2 बै अगर जो एलएलसी का जो बिज़नेस अकाउंट है, वो 2 बैंक्स के अंदर जो है वो ओपन हो सकता है क्या? मरकरी बिल्कुल हो भी सकता रहे? है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका तो मतलब ये है कि अगर एचएसबीसी से भी ले लेते हैं, उसे 2-3 बैंकों से हम कुछ ना कुछ क्रेडिट लाइन ले आप सकते हैं। लीगल एंटिटी के हिसाब से इसको समझे। अगर आप एक इंडिविजुअल है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, आप एमसीबी में भी अपने नाम से अपने सीएनआईसी पे अकाउंट खुलवा लेते हैं, मिजान पे भी खुलवा लेते हैं, आप सुनहरी में भी खुलवा, हर जगह खुलवा सकते हैं आप, इवन इजी बिल्कुल, पैसा में भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। ये कंसर्न नहीं है किसी का भी कि आप कितने बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसी लीगल एंटिटी के अंदर अगर एलटीडी है, कंपनी है, तो भी उसके लिए भी ट्रू है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो है ना उनसे ताकि जो है ना क्रेडिट लिमिट्स वगैरह ली जाएँ, तो उसके लिए आपने कुछ सुना हो अभी किस-किस, यानी बैंक ऑफ अमेरिका का तो सुना था और एचएसबीसी का भी शायद सुना हुआ है कि यहाँ से ईज़िली जो है ना वो मिल जाती हैं अगर आप अमेज़न सेलर्स हैं। लेकिन कितनी देर की हम्म। हिस्ट्री देखते हैं वो पुरानी? ये तो आपको किसी अकाउंटेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएँ कि जो ये अटेंड करने हों अगर जो उनके वो ट्रेड फेयर्स होते हैं, वो कैसे प्लान हम्म। किए जाएँ और कितनी देर पहले, यानी अगर मैं अभी जनवरी का प्लान करूँ तो क्या कोई अटेंड हो सकता है? और कहाँ से अच्छा, पता इसके लिए चले आप मेरे क्या को? करेंगे?
इसके लिए आप गूगल करेंगे ट्रेड शोज, ठीक है। एक सबसे बड़ा ट्रेड शो होता है एस्डा के नाम से, ASDA मेरे ख्याल से शायद। वो सबसे बड़ा यूएस के अंदर ट्रेड शो होता है। उसके अंदर हर किस्म की कैटेगरीज के वहां पे सप्लायर्स मौजूद होते हैं। तो और वो लॉस वेगस में होता है। लास्ट इसी ईयर आई थिंक मेरे ख्याल से अगस्त में हुआ था शायद, इधर जुलाई और अगस्त में हुआ था। तो वो हर साल होता है, आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा गूगल करें लिस्ट ऑफ ट्रेड शोज इन यूएसए, जो स्पेसिफिक आपको मिले और उसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और वहाँ वेबसाइट पे प्रोमिनेंटली जो है ना सामने ही हाईलाइटेड होता है कि किस तारीख को हो रहा है, उसी के हिसाब से ही प्लान करेंगे ऑब्वियसली, जो आपको डेट्स पता चलेगी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। चलो, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, शोएब इरशाद। वालेकुम अस्सलाम जी शोएब, कैसे? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मेरे सलाह में पूछना था कि मैंने VAT एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई किया था, Amazon की जो फीसेस होती तो वो काफी 15 के राउंड अबाउट दिन हो गए, वो अभी तक जो है ना वो कोई उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया। बस यही कह रहे हैं कि वो आपके इश्यूज पे जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल टीम के साथ जो है ना वो हम काम कर रहे हैं। तो आपको बताएं वो कितने दिन ले सकते हैं? वो तो अनलिमिटेड टाइम भी ले सकते हैं। Q4 चल रहा है ना, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है Q4 के अंदर बड़े ये वाले मसले मसाइल होना। तो हिम्मत नहीं हारे, उसी केस का रिप्लाई कर बना के दोबारा भेज दे, केस ओपन कर दे दोबारा से, ताकि आपको आए। वो तो और साथ में ये ओपन कर है, दे, वो केस ओपन है ओपन ना, वो तो 2 उसी के दिन अंदर आप दोबारा उसमें रिप्लाई भी कर सकते हैं। एक तो दोबारा रिप्लाई भेज दें, उसके अलावा वहाँ पर कॉल का ऑप्शन होता है, वहां से कॉल करवा लें, ठीक हो। उस मैंने पर बात करके देख लें। जी 2 बार मैंने किया था वो, फिर ऐसा ही कुछ हम्म। मिलता जुलता उनका हम्म। आंसर आ जाता है, वो कह रहे कभी काम करें। हाँ, वो अच्छा, दूसरा असल मैंने में इस वक्त तो कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा होगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली आप बग करेंगे ना तो फिर ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और पूछना था मैंने कि हमें इनपुट VAT जो है वो देने के लिए उसको हमें रजिस्टर होना पड़ता है ना क्लेम करने के लिए। तो क्लेम करने के लिए जब रजिस्टर हम करना पड़ता है। जब हम रजिस्टर हो जाएंगे तो आउटपुट VAT हमें देना लाजम हो जाएगा, अगर हम 85,000 तक नहीं भी पहुंचे पहले। अगर आप वैट रजिस्टर्ड हो गए हैं तो 85,000 वाली जो शर्त है ना वो अब आपसे उठ चुकी है, ठीक है। अब आपने हर 3 महीने के बाद, चाहे आपने कोई चीज बेची या नहीं बेची, वैट तो फाइल करना है। ठीक हो अगर तो बेची है तो उसके अगेंस्ट में कलेक्ट भी करना है, अगर नहीं बेची तो 0 का फाइल करेंगे, लेकिन फाइल करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो ये जो कहा जाता है कि होलसेल वाले जो है FBA होलसेल करते हैं वो VAT रजिस्टर हो DFR से, तो इसका फिर फायदा क्या है? क्योंकि आउटपुट VAT तो हमेशा इनपुट VAT से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आउटपुट VAT इनपुट VAT से बिल्कुल ज्यादा होती है, लेकिन आपका मार्जिन असल में जा कहाँ रहा होता है? जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो आपका मार्जिन असल में जा रहा होता है 20% जो आपने खरीदा हुआ है, जो इनपुट वैट है आपका। एक बात तो ये। सेकंड, यूके के अंदर सप्लायर्स जो होते हैं वो आपको कोई 10% ऑफ नहीं देते। यूके के सप्लायर्स 40%, 30%, 50% तक ऑफ देते हैं, ठीक है। तो जब 50% या 40% भी लेसे अगर ऑफ हमें दे रहे हैं सप्लायर्स, तो 20% हमने वो उसके अंदर से रिमूव कर दिया जो वैट है। 20% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। उसी के अंदर से वही 20% जब मैं आउटपुट वैट के अंदर जो कलेक्ट करके रिमिट करा रहा हूँ उसके अंदर से वो 20% अपना कलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो बंदा असल में 20% रजिस्टर करवाता है वो ज्यादा फायदे में होता है। और वैसे भी आपने सिर्फ वहां पे भी नहीं देना होता ना, क्योंकि जैसे आपने प्रेप सर्विस यूज की, अगर वो वैट रजिस्टर्ड है तो वो आपसे वैट चार्ज करेंगे। अगर आपने लॉजिस्टिक्स की कोई खुद से थर्ड पार्टी किसी को यूज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट में आपसे चार्ज करेंगे। तो वैट तो आप 20% स्टैंडर्ड हर जगह भरते हुए आ रहे होते हैं। तो अगर आप खुद को वैट रजिस्टर कर लेंगे तो उसका फायदा ये वो सारा अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये मैंने पूछना था कि अगर हम 85,000 तक जब पहुंचते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें पिछला वैट देना पड़ेगा जो 85,000 तक पहुंचते हैं तो पूरे साल में जितनी सेल हुई थी सबका देना पड़ेगा, यानी पूरे 85,000 पे देना पड़ेगा। जब भी हम क्रॉस करते हैं 85,000?
85,000 जैसी, हाँ हो जाएगा, तो आपको पूरे 85,000 का 20% देना होगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अहमद जमील, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद। सर कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसमें एक तो ये था कि ना एक शिपमेंट थी मेरी, वो बेल्जियम से थी, तो वो फेडेक्स से आई। तो फेडेक्स वाले ना पूरी शिपमेंट के लिए एक ही नंबर देते हैं, शिपमेंट नंबर बना के ना एक ही ट्रैकिंग नंबर देते हैं। उनमें से ना कुछ बॉक्स थे, 2 बॉक्स वो मेरे डिलीवर नहीं हुए अमेजोन, सीधा अमेजोन आई थी। अब अमेजोन कह रहा है कि हर किसी का एक मुझे इंडिविजुअल नंबर चाहिए, तो ही आपको उसको चेक होगा या वो आगे प्रोसीड होगा। और फेडेक्स वाले कहते हैं कि हम देते ही एक नंबर है पूरी शिपमेंट के लिए, तो उसको किस तरह से डील करूं? डिफिकल्ट सिनेरियो ना, मैं आपको अमेजोन भेज सकता हूँ और लॉजिस्टिक्स वाले अपनी एंड पे वही कहते रहेंगे। और मसला ये आपका, आपके मसले का हल, आपके मसले का हल तो ना लॉजिस्टिक्स के पास है और ना ही अमेजोन के पास है, मैं बीच में फंस गया हूँ, साथ में और मेरे हम 5 बीच में फंस फंस गए हैं। गए। अच्छा चलो, तो ऐसा करो कि मेरा ख्याल है तुम सबसे पहले, मेरा ख्याल है अमेजोन कॉल करो। ठीक कॉल है, कर दूंगा अमेजोन। अमेजोन कॉल करो, ठीक है, केस ओपन करो, वहां पर कॉल का ऑप्शन होगा, वहां से कॉल करो। कॉल करके उनसे पूछो कि ऐसे, आप पूरा सिनारियो ना कॉल पे उसको समझाओ, जो भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, और उसको ये बावर कराने की कोशिश करो कि मुझे इंडिविजुअल ही मिला है। अच्छा ये बात बताओ, फेडेक्स जब तुमने भेजा था तो वो फेडेक्स, वो पार्टे कैरियर शो हो रहा था या तुमने एज अ थर्ड पार्टी उसको यूज किया था? नो, नो मतलब? सेलर ने भेजा था ना, मैंने तो मतलब यूज ही नहीं किया उसको, फेडेक्स यूज ही नहीं किया, तो सेलर ने खुद ही भेजा अपने फेडेक्स के अकाउंट के थ्रू। अच्छा, सेलर ने खुद उसको मैंने भेजा फोन है। किया, उसको मैंने कहा कि मुझे फेडेक्स वालों से ना प्रूफ ऑफ डिलीवरी ले लो कि हाँ 11 के 11 मेरे पीसीज, उसने मुझे ले दिया कि 11 के 11 पीसीज आपके चले गए हैं। पर अमेजोन कह रहा है कि मैंने वो प्रूफ दिया है अमेजोन को, 11 पीसीज फेडेक्स ने आप, पर वो कह रहा है कि मुझे हर एक बॉक्स का मुझे वो दें आप, नंबर दें, हाँ। पैकेट नंबर दें, तो मैं वो कहाँ से देखता हूँ जब वो तो वो फेडेक्स जो वाले कहते शिपिंग हैं लेवल है, वो जो शिपिंग लेवल था, वो 11 बॉक्सेस पैरेलल लगा हुआ था या सारे बॉक्सेस पे एक ही जैसे लगे हुए थे? मेरे ख्याल से अलग अलग ही होंगे, मुझे पता नहीं है। तो जब अलग अलग अलग, होंगे तो, अलग अलग होंगे तो नंबर तो तुम वैसे ही अलग देख सकते हो ना सबको। नहीं मेरे ख्याल से फिर एक ही लगा होगा, क्योंकि जब एक ही है एक उस पे। अगर, एक अगर होगा तो फिर यूनिट भी एक ही काउंट होगा। हाँ वो एक ही है, क्योंकि नहीं अब इस तरह से लिखा था अमेजोन पे, फेडेक्स पे लिखा था 11 बॉक्सेस, मैं उसको 11 हाँ। बॉक्सेस के लेबल्स भेज देता हूँ अमेजोन के, कि ये हम्म 11 बॉक्सेस पे लगा दो, तो वो अब पता नहीं किस तरह से 11 बॉक्सेस पे लगा के उसको एक ही यूनिट बनाता है, या वहां पे वैसे मुझे ये लिखा था कि 11 पीसीज हैं, और मगर फेडेक्स नंबर एक ही देता है शिपमेंट का, इसका यार मतलब तुम्हें वो ना शायद दोनों 11। दोनों दोनों जगह जो है ना तुम्हें मेहनत करनी पड़ जाएगी। तुम्हें अमेजोन के ऊपर भी केस ओपन करके उनको भी पूरा क्लियर करना पड़ेगा, कॉल पे बात करनी पड़ेगी और डिटेल से, और तुम्हें यही सेम काम जो है ना फेडेक्स के साथ भी करना पड़ेगा। जब अच्छा तक वो तुम फर्दर डिटेल नहीं फेडेक्स, लोगे, जब तक तुम्हारा मसला नहीं हल होगा। ठीक है, ये बस बात मैं आपके भैया, समझ गया कि 11 लेबल्स होंगे, मगर वो 11 लेबल्स जो लगाता होगा अलग बॉक्स पे, फेडेक्स पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो चेक कर सके अमेजोन वहाँ कहीं से, तो तो वो शायद तुम अमेजोन अपने फोन शिपिंग वगैरह प्लान जो। में तुम अपने शिपिंग प्लान में जाके देखो कि वहां पे 11 बॉक्सेस के अगेंस्ट में 11 अलग लेवल शो हो रहे हैं, 11 अलग शिपिंग आईडीज लिखी हुई आ रही है, नहीं शिपिंग आईडी से ट्रैक फेडेक्स करवा पे के देख लो। नहीं नहीं, शिपिंग नहीं प्लान नहीं, में जाके देखो अमेजोन में। हाँ वो तो आ रही है, नहीं पर शिपिंग अमेजोन से तो नहीं बनाया था, वो तो सेलर ने खुद ही बनाया था ना। नहीं तो सेलर ने अमेजोन, भी बनाया था, तो सेलर ने, जब अमेजोन ऐसे थोड़ी एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई भी उसके दर पे आके खड़ा हो जाएगा और अमेजोन कहेगा लाओ जी दे दो मैं रख लेता हूँ अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेजोन के पास क्यू होती है, और एक जगह अमेजोन ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल के ऊपर जाके जिसने भी अपनी सामान को इनबाउंड करना होता है ना, वो वहां पे उस क्यू में अपना डेट और टाइम क्यू के अंदर लगाता है,
कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं आ सकता हूँ। फिर अमेजोन बताता है कि मेरे पास इस वक्त से इस टाइम से इस टाइम तक की विंडो मौजूद है, अगर आपने अपना सामान को इन करना है ना तो इसके बीच में आ जाए। इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है कि किसी सेलर को कहा जाए, वो किसी सप्लायर को कहा जाए कि वो हमारे बिहाफ पे अमेजोन में प्रोडक्ट भेज दे, क्योंकि उसको सिंक करना पड़ेगा एग्जैक्ट उसी टाइम पे। तो जिसने भी भेजा है ना, उसने उस पोर्टल के ऊपर जाके क्यू बनाई होगी, उसके बाद ही भेजेगा, उसके बाद तो अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सही सही, ठीक है। इसका मतलब ये फेडेक्स को मैं फोन करके उनसे ये बात करता हूँ कि हाँ, वो तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते अमेजोन। अगर कोई भी जाके उनके पास खड़ा हो जाएगा तो इसका ये थोड़ी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, दराज थोड़ी है वो। सही सही। ओके अब तो दराज वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते यार, वो भी बोलते हैं क्यू में आओ। ओके। अच्छा सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि जो आईपी स्कोर है वो कम हो तो क्या बाय बॉक्स पे कोई रोटेशन पे कोई इशू आता है या इसके अलावा कोई इशू? बिल्कुल, आईपीआई स्कोर का उससे कोई लेना नहीं। आईपीआई स्कोर का वैसे किस चीज पे हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इसका? इन्वेंट्री, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कि टोटल कितने यूनिट्स तुम भेज सकते हो अमेजोन। सही 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 सही। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये थे अहमद। अच्छा सर, इसके अलावा एक कुछ और क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि बोलो। एफबीएम क्वांटिटी है ना, अब जो मैंने ना वो डमी लिस्टिंग्स बनाई हुई हैं कि वो सिर्फ शो करने के लिए, अब उसकी जो क्वांटिटी है मैंने 1-1 शो की हुई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एक से ज्यादा ऑर्डर या कोई मसला हो जाए। तो अब मैंने वो 1-1 शो की हुई है, तो आईपीआई स्कोर में 4 चीजें आती हैं जिसके अंदर एक ये भी होता है कि आप इन्वेंट्री ज्यादा है या कम है। अब वो मैंने तो 1-1 शो की है, तो वो मुझे अक्सर ऑप्शन भी आ रही होती है कि इनको इन स्टॉक हाँ, करें नहीं या नहीं 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 नहीं, वो लिस्टिंग्स डिलीट कर दो, वो आईपीआई स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है उससे। सही सही अमेजोन सही। आईपीआई स्कोर असाइन इस तरीके से करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि जो लिस्टिंग्स तुमने मी टू कर दी यानी तुम्हारे सर्विस सेंटर में शो हो रही है, उन लिस्टिंग्स के अगेंस्ट में तुम्हारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों से जो लोग भी होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करें कि, बल्कि नहीं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो एफबीएम कर रहे होंगे, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो एफबीए कर रहे हैं जो लोग, हर लिस्टिंग को मीटू करके जस्ट टू चेक नहीं रखा करें, क्योंकि अमेजोन एक्सपेक्ट करता है कि जो लिस्टिंग आपने मीटू की है उसके अगेंस्ट में इन्वेंट्री मौजूद है या आप बहुत जल्द भेजने वाले हैं। अगर आप नहीं भेजेंगे तो अमेजोन आपका आईपीआई स्कोर गिरा देगा, उसकी वजह से आपकी बाकी आप इन्वेंट्री नहीं भेज पाओगे। सही। अच्छा, ये मैंने एफबीएम का बताया था आपको, इसमें भी सेम ही चीज है? नहीं, एफबीएम का आईपीआई से कोई लेना देना नहीं है इतना खास, अच्छा, एफबीएम क्योंकि को कोई आईपीआई? आईपीआई क्यों, हाँ आईपीआई ये होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो एफबीए कर रहे हो तो कितने यूनिट्स मेरे पास भेज सकते हो। सही सही सही। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अलावा एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। प्रॉफिट अगर होलसेल का कैलकुलेशन है तभी के पूछना। लिए, नहीं नहीं होलसेल का, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कोई टूल हो जिसके मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें या इस तरह की कोई टूल हो, क्योंकि वो हाँ वैसे हाँ मैनुअल बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ, टूल है, एक्सेल कहते हैं टूल उसे, है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिससे तुम ओके भाग रहे हो, सर। असल में वही टूल है वो। सर बड़ी मैनुअल कैलकुलेशन बहुत करती है उससे। चलो, मैंने कहा शायद यार कोई टूल है जो बता दिया आपका महीने का इतना है, चलिए। नहीं, असल अच्छा में सर, मंथली कर मेन टूल ही वही है। सही। अच्छा सर, इसको मंथली करना चाहिए कि पे आउट वाइज करना चाहिए कैलकुलेशन? इजी कौन सा रहेगा? किस चीज की कैलकुलेशन की बात कर रहे हो तुम, जो प्रॉफिट, रेवेन्यू की, इन्वेंटरी। रेवेन्यू हाँ प्रॉफिट की? जी revenue, जी। ओ नहीं नहीं, ओहो, अच्छा 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 अच्छा, आई थॉट तुम कैलकुलेशन कह रहे हो प्रोडक्ट की, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, तुम यूज करो सेलर बोर्ड। अलग बोर्ड। सेलर बोर्ड मैं तुम्हें एक मिनट ये चैट में लिख के देता हूँ, SEBOARD, सही है, सेलर बोर्ड ये टूल का नाम है। एंड आई थिंक sunnyali.com/seller board, अगर अलग रही लिंक खुल जाए, इस लिंक पे अगर जाओगे तो तुम्हें 2 महीने फ्री भी मिल जाएंगे ओके सर। सेलर चलो। सेलर बोर्ड पे, ठीक है। तो ये असल में अकाउंटिंग के लिए बहुत मेन टूल है, सब यूज होने वाला। ये यूज करो, इससे तुम्हारी सारी कैलकुलेशंस खुद ही हो जाया करेंगे। तुम बस इसके अंदर सिर्फ तुमने ऐड करना है कि ये प्रोडक्ट मुझे कितने की मिली है और मेरे अकाउंट के खर्चे क्या क्या है, और ये खुद ही कैलकुलेट करके हर से ऑर्डर के ऊपर, सेल के ऊपर,
टोटल रेवेन्यू, सारी चीजें खुद निकाल के दे देगा तो, और इसकी वीडियोस VBC में मिल जाएगी तुम्हें। और ऐसा ये भी बता देगा कि ये सेल नहीं हुई, वो इतनी इन्वेंटरी पड़ी आपकी अनसेलेबल है, जो अभी तक सेल नहीं हो रही, ये हाँ चीजें ये भी बता बता, ये ऐसी चीजें भी बता देता है। सही। चलें, ठीक है, ओके सर, शुक्रिया बहुत बहुत। चलो नो प्रॉब्लम। ताहिर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ताहिर 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा पानी लेके आ जाऊं। जी ताहिर बताइए, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी तलाल भाई, सिचुएशन ऐसी है कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ उनकी लिस्टिंग पे एज अ VA। तो PL की ये लिस्टिंग है। तो अब क्लाइंट थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो होलसेल के लिए उन्होंने कहा कि मैं होलसेल का काम, मतलब होलसेल का कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ के सेलिंग करनी, ये वो। तो एज अ बूट कैंप स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अंडर सुपरविजन ऑफ बूट कैंप जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है मैं प्रोडक्ट पोर्टल पे अप्रूव करवा के तो ये काम कर सकूं? जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर जी जी। मुझे आपके क्वेश्चन से सेंस ये बन रहा है कि आप शायद सेम अकाउंट के ऊपर करने वाले हैं। ऐसा ना करिएगा अगर करने वाले हैं तो। अच्छा अच्छा, तो अकाउंट डिफरेंट बनाए जी जी जी, होलसेल अकाउंट के लिए सेपरेट होना अकाउंट? चाहिए। तो वो जो क्लाइंट ऑलरेडी है तो क्लाइंट अपना सेपरेट अकाउंट इसके लिए होलसेल के लिए अगर अलग उसके से बनाए? ऊपर जी जी, अगर ऑलरेडी वो प्राइवेट लेवल उस पर कर रहा है तो उसमें नहीं करें। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो और थोड़ा सा आप मुझे। बिल्कुल पोर्टल यूज कर लें, पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करें। रजी भाई खुद उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करके आपको अच्छा अच्छा, रिकमेंडेड इन्वेंट्री भी बता देंगे कि इसकी इतनी इन्वेंट्री आपने बाय करनी। बाकी वो गाइडेंस उसी तरह उनकी साथ साथ चलती रहेगी, जो भी है स्टेप बाय नहीं स्टेप, क्योंकि पीएल मैंने ये पीएल पहले। की नहीं पीएल में की तरह नहीं होता। होलसेल टोटली डिफरेंट है, इसके ना उस तरह की गाइडेंस नहीं है, सिर्फ पीएल के अंदर ही हो गाइडेंस। बट जी जी। होलसेल के लिए एक सेपरेट हम लोगों ने ये कर दिया है कि आप लोगों के लिए एक पोर्टल अवेलेबल है। आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करके, जो वहां पे एक प्रोसीजर दिया हुआ है, एक सर्टेन स्टेप्स आपने वो लेने होते हैं। एज लॉन्ग एज वो क्राइटेरिया मीट हो रहा होता है, आप प्रोडक्ट को वहां पे सबमिट करेंगे। उसके बाद रजी भाई खुद उसको अप्रूव करेंगे। एंड जी देन जी। 1 मिनट रुकिएगा जरा एक। जी जी, ठीक है, कोई बात। जी सॉरी जी, बताइए क्या कह रहे थे जी ताकि। जी जी तलाल भाई, तो अच्छा जी थोड़ा सा इस हवाले से मुझे गाइड कर दें कि ऑलरेडी तो मैं एज अ VA काम कर रहा हूँ PL का। तो इसमें क्या हम्म सिनेरियो हो सकता है कि अगर होलसेल का भी साथ करूँ तो क्लाइंट के साथ किस हम्म। तरह डील करूँ एज अ VA? मेरे लिए क्या सिनेरियो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि मंथली चार्जेस करूँ या कोई परसेंटेज चार्ज करूँ, या किस तरह का सिनेरियो सूटेबल है इस सिचुएशन में? अच्छा, ऐसी कोई आई थिंक आई मीन होलसेल के हवाले से कोई इस किस्म की गाइडलाइन है नहीं, ठीक है। जी जी। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी जेब हल्की है अगर, ऑब्वियसली फिर जी जी। आप कोशिश
इमीडिएट हल किया नहीं, किचन मनी के इश्यूज हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली सैलरी के ऊपर काम करेंगे। आप कहते हैं कि नहीं मेरा किचन शॉर्ट है, लेकिन मुझे पता है मैं इस अकाउंट को ग्रो कर लूंगा और इन द लॉन्ग रन मैं इससे इक्विटी बेस या पार्टनरशिप बेस के ऊपर काम करके पैसे बना सकता हूँ, तो फिर आप उसको स्विच करेंगे। तो इंटायरली आप पे डिपेंडेंट है कि आपकी सिचुएशन करंट है क्या है, उस हिसाब से। जी जी, ठीक है। तो बाकी ये करंटली जो क्लाइंट है मेरे वो कनाडा से हैं, तो कनेडियन मार्केट में होलसेल सूटेबल है? जी जी, सूटेबल तो हर मार्केट प्लेस में है। मतलब पाबंदी तो कोई नहीं है ना किसी भी मार्केट में एग्जैक्टली, हाँ अकाउंट हाँ बना हाँ, के? पाबंदी तो कोई नहीं है। पाबंदी बिल्कुल तो भी नहीं है, बिल्कुल काम कर जी सकते जी, हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मैं भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन मेरे पास कम ही है, तो आपके पास कम मैंने। है, आप इंफॉर्मेशन लें। अभी मुझे आपके क्वेश्चन करने से समझ में आ रहा है काफी चीजों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जी जी मेनली फोकस पीएल पे रहा है। तो जी अच्छा, बिल्कुल। इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझें कि होलसेल इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, टोटली हर चीज अलग है, कोई पता नहीं आप अमेजोन से निकल के वॉलमार्ट में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमेजोन जी ही जी है वो, सेम ही चीज है। थोड़ी बहुत चीजें बस कॉन्सेप्ट उसके अंदर नए। वीबीसी के अंदर होलसेल का सेक्शन है, उसको गो थ्रू करके देखें। जी, वो तो कर आ, रहा हूँ। हाँ, बस उसी को गो थ्रू करेंगे, आपको सारा आइडिया हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। कंपैरेटिवली पीएल से तो इजी लग रहा है ये, ऐसे ही है कि हम्म। बस मेरी अजम्पशन है, ऐसे लग रहा है कि पीएल से इजी है? Easy depends on your definition of what you call easy, because for some people पीएल के अंदर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, कंपैरेटिवली होलसेल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बट जी जी होलसेल के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ये तो करनी है, पड़ती है, ये तो मुसलसल मैंने लगे रहना जाके पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। पीएल के आपका अंदर आप कर रहे होते हैं, स्टेल पीरियड्स आते हैं, होलसेल में स्टेल पीरियड्स नहीं होते, मुसलसल लगे जी रहना जी होता है। जी जी, ठीक है तलाल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत चलो, अच्छा नो गाइड किया प्रॉब्लम, आपने। नो प्रॉब्लम, नो जज़ाकल्लाह। प्रॉब्लम। अच्छा जी, बिलाल मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी ना काफ़ी सारी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल गई थी। तो मैंने गुड। ऐसा किया है कि उसकी कुछ प्रोडक्ट्स एक एलएलसी से परचेज की थी और कुछ दूसरी एलएलसी से। तो ठीक है, उसकी दो अलग अलग इनवॉइसेस थी। ठीक है। एक 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 मैंने अप्लाई किया अनगेटिंग के लिए और ब्रांड अप्रूवल के लिए, तो वो एक्सेप्ट हो गई, अमेजोन ने एक्सेप्ट कर लिया है, ब्रांड का अप्रूवल भी मिल गया उस पर और प्रोडक्ट भी अनगेट हो गया। और दूसरी एलएलसी से अप्लाई कर रहा हूँ तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे फिर किसी ने मशवरा दिया था कि आप केस को रीओपन करें, बार बार अप्लाई करें, Q4 में इश्यूज आते हैं ये। बिल्कुल तो आते हैं। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर अमेजोन ने पहले तो कुछ खास बता ही नहीं रहा था अमेजोन। फिर अब एक से हम्म। दो बार मुझे रिस्पांस ये आया है कि आपके सप्लायर की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो मुझे क्या करना चाहिए अब? ये आप ब्रांड अनगेट करवा रहे हैं या कैटेगरी? सर एक कैटेगरी, एक प्रोडक्ट में कैटेगरी अनगेट होने वाली है, ग्रोसरी वाली, और दूसरी प्रोडक्ट में ब्रांड का अप्रूवल भी चाहिए। दोनों में इशू आ रहा है और एक नहीं पे तो दोनों क्लियर हो लेकिन, गए हैं। हाँ अच्छा, एक से दोनों क्लियर होगा, ठीक है। जी। हाँ, तो आप यूं करें, हम्म। लेकिन अगर ब्रांड से नहीं हो पा रहा तो थर्ड पार्टी सर्विस यूज करके देख लें अगर जल्दी है तो। अ, सर एक, अप्रूवल ब्रांड का। देखो मैं एक मिनट में तुम्हें एक वेबसाइट लिख के देता हूँ। ओ, ये क्या लिख दिया मैंने? चलो, ये एक वेबसाइट है द फनल गुरु, ठीक है। जी। यहाँ पे जाओ, ये लोग कैटेगरी हम्म। एनगेट करते हैं, और ये लोग जितने पैसे सही। लिखे होते हैं ना, ये अमूमन उससे आधे चार्ज करते हैं, इनसे नेगोशिएट करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स से इन्होंने ब्रांड सही, की ओके। एक सप्लायर की हाथ हो गई, कैटेगरी एक है और टॉयज एंड गेम्स, लेट्स से अगर उसको हम एनगेट करना है ना, हम्म। तो इन्होंने अपने पास पैसे अगर हम्म। लिखे हुए 700, तो ये लोग 350 400 में कर देंगे उसको, ठीक है। इन्हीं सही। से जाके बात करके कंफर्म करो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रही है अनगेट, ठीक है मेरी और हम्म। आप मेरे वहां पे इसको अनगेट कर दे। और वहां पे एक सप्लायर है हम्म। जिससे मैंने इन्वेंट्री ली हुई है,
तो ये सप्लायर की भी वहीं से ही अनगेट होना है। तो उनसे बात करके देखो, ये हो सकता है तुम्हें कोई सोल्यूशन निकाल के दे। सही हो गया। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से ना 4 प्रोडक्ट्स जो है ना, 4 आइटम्स परचेज की थी, और सही है। उसमें से ना सप्लायर जो था उसने 3 भेज दी थी, चौथी किसी रीजन की वजह से वो नहीं भेज सका था। तो उसने कहा था कि 1 हफ्ता लग जाएगा इसको भेजने में। तो ठीक अब है, 1 हफ्ते से वैसे ज़्यादा हो गया है, 1 और हफ्ता लगेगा। लेकिन अब अगर एफपीए होती है, वो प्रोडक्ट वो शिप करता है, तो कोई इश्यू होगा? क्या क्योंकि मतलब, आपने जैसे बोला क्या था इश्यू सोच रहे हो? जैसे आपने अभी एक भाई पहले सवाल कर रहे थे, आपने कहा था अमेजोन क्यू में रख लेता है, ऐसे कोई भी आके इन्वेंट्री नहीं एफपीए करवा सकता। तो मैंने तो 2 हफ्ते पहले का बनाया ना शिपिंग प्लान। तो अगर एक हम्म। आइटम सप्लायर बाद में शिप करता है, तो उसका कोई इशू होगा या फिर कोई मसला नहीं होगा? देखो, एक चीज का शिपिंग प्लान बनाने का मकसद ये है कि ये सारे आइटम एक साथ आ रहे हैं। हम्म। अगर वो सारे आइटम एक साथ नहीं गए हैं, तो जी। जितने आइटम उसमें से नहीं होंगे, अमेजोन ऑब्वियसली उनको इंक्लूड ही नहीं करेगा। सही है, मतलब ठीक है। आपका दोबारा शिपिंग प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी प्रोडक्ट का दोबारा शिपिंग प्लान बनाना पड़ेगा तुम्हें। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा सर, एक और सवाल ये कि प्रोडक्ट हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए अगर, तो उसके ऊपर हम काम करना छोड़ दें, तो फिर भी आईपीआई के हम्म। इश्यूज आएंगे, आप जैसे अभी बता रहे थे क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। इसलिए अगर तुमने उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करना तो उसको डिलीट कर दो। सही है। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो है मेरी Q4 के लिए थी, टॉयज हम्म। कैटेगरी की, सिर्फ हम्म। दिसंबर तक ही चलती हैं, जनवरी के मिड तक, तो अब उनको मैं हाँ, डिलीट कर दूंगा इसके बाद। उनको डिलीट कर देना, वरना आईपीआई स्कोर में फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये थे बिलाल। सुहेल अहमद, आपको म्यूट किए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुहेल बताइए। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो ये कि मेरे पास टोटल बजट है $4,000 का। तो मैं यूएसए में जाऊं या यूके में जाऊं? यूके में मेरे पास अवेलेबल, लेकिन यूएसए में मेरे पास कोई भी नहीं है। सॉरी। अच्छा, तो $4,000 के बजट में अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैं तो उसको कहूंगा कहीं पे भी ना जाए। $4,000 के बजट में बेहतर है होलसेल ही ना करें, आप कुछ और कर लें। क्या क्योंकि करें आप? क्या करें, क्या करें के लिए अपने करीबी इंक्यूबेटर का विजिट करें, और वहां पर जाके फिगर आउट करने की कोशिश करें ये बच्चे आखिर पैसे कहाँ कहाँ से रहे हैं। क्योंकि $4,000 का बजट इज नॉट इनफ टू डू होलसेल। क्योंकि जो लेकिन आप बिजनेस, जी, हाँ, लेकिन हम आज तक वीडियो में सुनते हैं कि $2,000 से $3,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं, या इस तरह का सीन। चलो मैं, अच्छा चलो, ये अगर और किसी भी क्वेश्चन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आप सबको। देखो, हम जिस बिजनेस के ना काम कर रहे हैं, अपने माइक को म्यूट कर लो सुहेल, मैं भी तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा दोबारा। ओके। अच्छा, आप लोगों में से जो लोग भी होलसेल, ऑब्वियसली सब लोग इंटरेस्टेड है, तो जिस बिजनेस को आप करने या सीखने के लिए जा रहे हैं ना, इस बिजनेस का पोटेंशियल है 10%। हर बिजनेस का एक पोटेंशियल होता है। पीएल का पोटेंशियल है 30-35%, 27%, 28%, अप टू 25%। आई मीन 25% से ज्यादा, ठीक है। बट फॉर होलसेल आपका जो परसेंटेज है वो है 10%। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास $3,000 है और तुम उससे स्टार्ट करना चाहते हो। 3,000 स्पेंड करोगे तो रिटर्न कितना आएगा? 10% के हिसाब से 3,000 पे 300। तुम्हारे अकाउंट को रन करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट $200 का तुम्हारे अकाउंट के ऊपर खर्चा है। और अगर तुम लोगों में से किसी ने खुद काम नहीं करना हो, किसी और से काम करवाना है, यानी किसी को वीए हायर करना है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा वीए काम करने के लिए $300 लेगा तुमसे। तो अब टेक्निकली देखो तो तुम्हारे बिजनेस को रन करने के लिए पर मंथ जो एक्सपेंसेस चाहिए, वो एक्सपेंसेस हैं $500। और $500 अगर 10% के हिसाब से देखोगे, तो तुम्हारे पास कम से कम $5,000 होने चाहिए। अब $5,000 से अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो जितने भी पैसे तुम्हारे पास आ रहे हैं वो सारे ब्रेक इवन में जा रहे हैं। अभी तक तुम्हारे पास ₹1 नहीं आ रहा, सारे बिजनेस में निकल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जितने पैसे डालोगे वो सारे पैसे वो हैं जिससे अब तुम कमा रहे होगे। तो हम जब ये कहते हैं कि आइडियल बजट फॉर होल सेल इज $10,000,
इट्स बिकॉज कि $5,000 से आप अपने बिजनेस को ब्रेक इवन पे चलाते हैं और $5,000 से आप अपनी अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर बिजनेस के एक्सपेंसेस जो है, बिजनेस के एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। उसके अंदर आपके जो आपने नंबर लिया फोन, उसका खर्चा होगा, आपने अकाउंटेंट को पैसे देने हैं उसका खर्चा होगा, आपने सॉफ्टवेयर परचेज करने हैं उसका खर्चा होगा, आपने अमेजोन की फीस पे करनी है उसका खर्चा होगा, कुछ मिसलिनियस पैसे आप $20 से $30 निकाल के रखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो वो मैं लगा लूंगा। इसके अलावा एक और मेरे जहन से निकल रहा है, कोई और भी होता है, लेकिन इन टोटल जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो $200 की वैल्यू बन जाती है। तो आप लोग में से जितने भी लोग हैं अगर खुद काम कर रहे हैं तो प्लीज अनलेस $7-8 हज़ार नहीं है, क्योंकि 5,000 से तो आपको पता आपने ब्रेक इवन पे जाना है, तो अगर खुद कमाना है तो 6,000 तो होने चाहिए कि आपको 100 मिले। तो अनलेस 5,000 से ज्यादा ना हो, ना करें स्टार्ट। और जिसको ये नहीं पता कि फिर इतने पैसों में क्या करें, बेहतर है अपने नियरेस्ट इंक्यूबेटर जाए, खास तौर पे हफ्ते वाले दिन जरूर जाए। आप जैसे कल है जरूर जाए, फिगर आउट करने की कोशिश करें। वहां पर बच्चे पैसे कमा रहे हैं इंक्यूबेटर में बैठ के, मैं खुद इस वक्त इंक्यूबेटर में हूँ, यहाँ बहुत अच्छा इस लिहाज से। तो आप लोगों का अंदाजा होगा कि ये डिफरेंट फील्ड्स क्या है। लोकल पीएल कर रहे हैं लोग, दराज के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कोई एटसी के ऊपर काम कर रहा है, कोई ईबे के ऊपर काम कर रहा है, कोई वॉलमार्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो डिफरेंट आप लोगों का ऑप्शंस है, ऐसा नहीं करें कि सिर्फ एक ही के ऊपर फोकस रखें आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सुहेल, आपका कोई क्वेश्चन बताओ। जी अच्छा, मैं खुद ही काम करने जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा भी हो में 1-2 क्लाइंट के साथ, तो फॉर एग्जांपल हम $5,000 से $6,000 कर लेता हूँ मैं, मतलब स्टार्ट के इनिशियल कैपिटल में 5 से 6,000 कर लेता हूँ। तो मुझे यूएस से बेस्ट रहेगा या यूके रहेगा? क्योंकि यूएस हमेशा बेस्ट रहेगा, यूएस हमेशा बेस्ट रहेगा, यूएस क्योंकि बड़ी मार्केट है। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का कोई नहीं है, लेकिन एलएलसी तो ओपन हो जाती है ना यहाँ से। तो उसकी मुझे किसी बंदे की मामू की जरूरत तो नहीं है वहां पे? नहीं 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 नहीं, अब नहीं है। जब से अमेज़न पाकिस्तान में आ गया ना, अब आपकी जरूरत नहीं बची मामू की। बस सही है, ये हो गया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं यूके में एक अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, उसमें मैंने 2 लिस्टिंग्स किया हुआ है ब्रांड की। पहले भी हम करते रहे, पहले एफबीए सेलर होता भी था एक आध, तो तब भी हमें बड़ी अच्छी सेल मिलती थी। इस दफा मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट आज 1 मंथ हो चुका है, तो एफबीए में 4 बैठे हुए कंपेटिटिव प्राइस पे एफबीए या एक लिस्टिंग पे अमेज़न यूरोप पे वो काफी हाई प्राइस पे सबसे हाईएस्ट प्राइस उसकी है। एक लिस्टिंग मुझे 33% बाय बॉक्स में और दूसरी पे 50% है, लेकिन सेल 1-2 दिन के बाद एक आ रही है, बहुत कम सेल। बीएसआर होम एंड किचन में तकरीबन 30,000 के राउंड अबाउट जा रहा है यूके में। ठीक है, ये इतना बुरा तो नहीं है, ठीक है। आपके अकाउंट की रेटिंग क्या है? रेटिंग मेरे अकाउंट की तकरीबन ठीक है, लेकिन हमारे कितनी ठीक से ठीक मुझे बताइएगा कितनी है रेटिंग? जो अच्छा रेटिंग जो दूसरी है वो तो 100% है मेरी जा रही लास्ट 12 मंथ की। नहीं, नंबर ऑफ रेटिंग्स नंबर ऑफ रेटिंग 10 है। 10 है, चलो अभी तो बहुत कम है। तो आपके बाय बॉक्स नाम मिलने की वजह ये है, पहले आप जिन सेलर से कम्पीट कर रहे होगे ना, उनकी अकाउंट की रेटिंग ना उनकी भी खराब होगी, खराब सुना दी यानी कम होगी, ठीक है। इस वजह से आप उनसे कम्पीट कर पा रहे थे। अब आप जिससे कम्पीट कर रहे हो इस वक्त, उनके अकाउंट की रेटिंग मोस्ट प्रॉब्ली आपसे बेहतर होगी, इस वजह से बाय बॉक्स उनको ज्यादा मिल रहा है, आपको कम मिलेगा। तो दिस इज नॉर्मल, सबके साथ होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अब मैं रेटिंग बढ़ाने के लिए उसका क्या सीन कर सकता हूँ? वीवीआरओ मैंने 9 लिए, एक तो लास्ट 2-4 दिनों में मुझे कस्टमर दिए गया है। आपने अपने अकाउंट के ऊपर एटलीस्ट 30 आपकी रेटिंग्स होनी चाहिए, उसके बाद जाके आपके अकाउंट की सेंस बनना शुरू होती है। ओके ओके ओके, सही। तो वो वीवीआरओ से लूं या मैं वेट करूं कि कस्टमर्स देके जाएं मुझे? अब थोड़ा बहुत कस्टमर्स का वेट करें, सारे वीवीआरओज ना करवाएं, और एक क्या करें, कोई ऐसी प्रोडक्ट उठाएं जो कि छोटी हो, सस्ती हो, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट को उठाएं, भले से आपको वो प्रोडक्ट ब्रेक इवन पे भी सेल करनी पड़ जाए, आप उसको सेल करें कि उससे सेल्स वॉल्यूम जनरेट करें। जितनी ज्यादा सेल्स आएंगी, अब आपके पास चांसेस होंगे कि एक तो ऑर्गेनिकली आपको सेलर फीडबैक मिल जाएगा,
और दूसरा चांस ये भी है कि अगर आप BBRO भी करवाते हो तो वो काउंट वो बैलेंस हो जाएगा फिर नंबर ऑफ सेल्स। ओके ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मुझे यूके में सिर्फ एक थोड़ी ये है कि मैं अभी तक ब्रांड्स के साथ ही काम कर रहा हूँ, 2-4 जो ब्रांड्स हैं होलसेलर या के साथ मेरा वास्ता नहीं पड़ा, तो क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए? कैसा मतलब के फीडबैक है? एज लॉन्ग एज नहीं एज लॉन्ग एज ब्रांड से काम करो, वो सबसे अच्छा ऑप्शन वही है। ब्रांड्स के साथ, लेकिन ब्रांड्स के साथ यही प्रोडक्ट इस तरह की है बहुत अच्छी नहीं मिल रही उनसे, मार्जिन्स नहीं है, जो लिस्टिंग अच्छी है उनमें अमेज़न बैठा हुआ है, बहुत कम। देखो एज लॉन्ग एज Amazon ना बैठा हो और तुम्हारे मार्जिन थिन क्यों ना हो, या तुम ब्रेक इवन पे सेल इवन क्यों ना कर रहे हो, तुम बेचोगे उस प्रोडक्ट को उस वक्त तक बेचोगे जब तक तुम्हारा उस सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो जाते, यानी 2 से 3 महीने तक आप मुसलसल से बाई करना ना शुरू हो जाओ, फिर वो खुद आपको डिस्काउंट जो देगा ना, तो बाकी की प्रोडक्ट जो अभी उसकी तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं भी है ना, वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म गेम खेलो, शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलो। ये मत सोचो कि जब तक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो मैंने तो उस सप्लायर से बाई नहीं करना, नहीं, अगर तुम्हें ब्रेक इवन भी मिल रही है और बिल्कुल माइनस से भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो बेचना शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अभी उनकी प्रमोशंस पे ही चल रहा हूँ, दूसरी जो उनकी रेगुलर प्राइसेस हैं उसमें तो लॉस आ रहा है वैसे ही। अच्छा, हाँ, पर नहीं, बस लॉस में ना हो, लॉस वाली कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना जी, अभी तक प्रमोशन में ही है, जो हर मंथ प्रमोशन देते हैं 1-2 प्रोडक्ट की, वो उठा रहा हूँ, बाकी ऐसे ही। सही है, चलो ठीक है, अगर 1-2 महीने 2-3 महीने मुसलसल काम करोगे फिर वो अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच। चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, जकरिया। वालेकुम अस्सलाम जी, जकरिया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी यूके में काम कर रहा हूँ और अब फर्दर क्लाइंट के साथ हम यूएस मार्केट में जा रहे हैं। आपने ये पूछा था कि यूके की मार्केट को सेल ग्लोबली करके यूएस में जाके सेल कर लें, लेकिन मेरे एक जो पीएल वाले क्लाइंट हैं वो कह रहे थे कि थोड़ा टैक्स के इश्यू होते हैं कि हमें टैक्स ज्यादा पड़ता है अगर यूके की एलएलसी से काम करते हैं। तो हमारे मेरे जानने वाले हैं कनाडा में, तो हम ये कह रहे थे कि कनाडा की एलएलसी ओपन करवा के वहां का अकाउंट करवा के तो यूएस का अकाउंट हम वहां से कर लें, मार्केट ओपन करवा के, तो ये पॉसिबल है? तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो रही है। मैं दिख रहा हूँ? जी जी। अभी गौर से देखना, बिल्कुल देखते रहो, स्क्रीन पे देखते रहो। देखो ये ऐसे और ऐसे करके पकड़ते हैं ना, कान घुमा के, है ना? ये तुम्हें जो भी ये मशवरा दे रहा है ना, वो वाला मशवरा दे रहा है कि यूके से नहीं करना, कनाडा से जाके कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहते लोग, तो ना ऐसा हाँ कुछ नहीं ठीक है, है। ठीक है। अच्छा उसमें ये था कि अगर हम कनाडा के अंदर, क्योंकि हम यूके में मेरा वो जो क्लाइंट है वो खुद ही प्रेप करते हैं, लेबल वगैरह पॉली बैग वगैरह सारा कुछ, तो कनाडा में ऐसे पॉसिबल है कि हम अगर कोई क्वांटिटीज हम मंगवाते हैं कनाडा में तो वहां से हम यूएस शिप कर दें मार्जिन के लिए? क्योंकि अभी मेरे नहीं, लेकिन सिनारियो कैसे बनेगा? मुझे एक समझाओ, सिनारियो कैसे बनेगा कि तुम परचेज जो करोगे वो यूएस से कर रहे होगे? यही क्वेश्चन है कि किस तरह से देखो, ये अगर तुम पॉसिबल। यूएस से परचेज करोगे, फिर कनाडा क्रॉस बॉर्डर लेकर आओगे, वहां प्रैप करोगे, फिर वापसी यूएस में लेके जाओगे, ऐसे तो तुम्हारे मार्जिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। कनाडा से ही अगर परचेज करते हैं, जिस तरह यूके में हम सोर्स करवा रहे हैं जर्मनी से और इटली से, तो वहां में हमारे मार्जिन काफी निकलते हैं, क्योंकि अगर हम यूके से करवाते हैं वो सोर्स सप्लायर से, तो वो हमें थोड़े महंगे दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि मुझे बात बताओ, तुम्हारा पे अभी जो अकाउंट बना हुआ है वो कहाँ का है? यूके का? यूके का, हाँ यूके का। ठीक है। अच्छा, अब तुमने होलसेल करनी है, तुम लोग चाहते हो यूके में होलसेल ना करें तो कहीं और करें? नहीं नहीं, यूके में वो भी एक दूसरा क्वेश्चन है, यूके में करना है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंड करके हम कह रहे थे कि मैंने उनको कहा था कि थोड़ा वैट के चक्करों का मसला था, वो भी मैंने अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यूएस में भी करना है। तो यूके की उसी अकाउंट से सेल ग्लोबली वाला तो मैंने छोड़ दिया कि नहीं इस तरह नहीं कर सकते, कि कनाडा की मैंने कहा, क्योंकि सनी भाई की मैंने पोस्ट देखी थी कि इस टाइम यूएस की जो एलएलसी और अकाउंट है वो अभी ना बनाए, वो अप्रूव ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो कनाडा से लेके तो जाओगे तब भी अप्रूव नहीं करेंगे वो?
वो अभी भी नहीं करेंगे Q4 में? नहीं, कहीं से भी लेके चले आओ, अप्रूव नहीं करेंगे हम। इस टाइम पे मकसद ये नहीं है कि अमेरिका से देखो, समझो इस बात को, अमेज़न ये नहीं कह रहा कि अमेरिका से अगर कोई चीज ओपन करोगे तो अप्रूव नहीं करूंगा। अमेज़न कह रहा है मैं अप्रूव ही नहीं करूंगा, चाहे कहीं से भी कर लो। अच्छा, मतलब वेट कर लें, वो ठीक है। और बाकी ये पॉसिबल है कि कनाडा का हम अकाउंट बना के वहां से यूएस में कर लेंगे? क्या टेक्निकली कर सकते हो, लेकिन इतना क्यों घूम रहे हो? बेहतर तरीका ये यूएस के अंदर ही अपना एलएलसी ओपन करो, वहीं से जिस जगह एलएलसी, वो जिस जगह होलसेल करना है ना अब कंपनी वहां पे ओपन करो। अच्छा, वो बस ये था कि हमारे पास एड्रेस का थोड़ा मसला आ रहा था इस वजह से कि क्योंकि कनाडा में मेरे हुदा हैं सारे, तो सिर्फ इस वजह से। नहीं तो वर्चुअल एड्रेस ले लो ना, वर्चुअल एड्रेस ले लो और उसके अंदर रेजिडेंशियल एड्रेस जो है पाकिस्तान का डाल दो भले से, कनाडा का डाल दो, फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरा ये था कि यूके में आपको पता है कि वो थ्रेशोल्ड 85,000 पाउंड से अगर ऊपर जाता हमारा तो फिर हमें वैट चार्ज करेंगे वो। तो मैंने हमने पहले जब कर रहे थे तो मैंने रिफंड करवा लिया हुआ था और वैट चार्ज करवाना बंद कर दिया था कि हम 85 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो अब मेरा जो सेल जा रही है वो 7500 से अबव जा रही है। तो अगर इस तरह ही रहा तो मेरा 85,000 से तो अबव चले जाएगा। बिल्कुल चले जाएगा। तो उसका मैंने सॉल्यूशन पूछना था कि अब मैं उस केस में अब मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि अब वो मैं रोक भी नहीं सकता, यहाँ क्लाइंट को ये भी नहीं कह सकता कि 1-2 मंथ के लिए। देखो यूके के अंदर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अभी तुम्हारी एग्जाम्पल वाली हो गई है, लेकिन खैर अब तुम्हारा तरीकाकार ये, बल्कि तुम्हारा नहीं, इन जनरल लोग क्या करते हैं, उन्हें अंदाजा होता है कि 85,000 वाला मसला आ जाएगा, ठीक। तो जब उनकी थ्रेशोल्ड आने लगती है ना तो वो क्या करते हैं, अकाउंट स्विच कर देते हैं, यानी दूसरे अकाउंट से आए उन्हीं लिस्टिंग्स के ऊपर मीटू किया और पहले अकाउंट से बंद कर दिया। अच्छा, मतलब कुछ टाइम के लिए। बताना नहीं किसी को, लेकिन ये बात ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ। अच्छा चले, ये तो ठीक है, लेकिन अब उसमें अच्छा तीसरी बात ये कि मैंने एक तरीका निकाला था प्रॉफिट निकालने का कि आप जैसे 2 साइकिल्स, क्योंकि मेरा मंथली उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग है, तो मैंने ऐसे किया था कि 2 साइकिलों की फाइल डाउनलोड करता हूँ और आपको वो पता होगा जो टोटल वाला कॉलम होता है एक स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शंस व्यू पे जब हम जाते हैं तो एंड पे जो टोटल वाला कॉलम होता है वो, उसका मतलब यही है ना कि हमें वो पे आउट अमेज़न करता है सारी बचत के बाद, वो टोटल में जो जितना भी पाउंड आया वो हमें अमेज़न ने पे आउट में देगा। टोटल, हाँ बिल्कुल, हाँ रिजर्व अलग लिखा तो होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो टोटल वाले कॉलम के आगे मैं एक कॉलम बना देता हूँ अप कॉस्ट का कि हमारी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें ये पीछे से पड़ी थी, जितना भी हमें कॉस्ट पड़ती है पर प्रोडक्ट, तो उसको दोनों कॉलम को एंड पे मैं सम करके तो टोटल वाले को कॉस्ट से माइनस करके तो वो मेरा प्रॉफिट निकल आता है। तो ये ठीक है ना? तो इसमें सिर्फ मसला ये आ रहा था कि जिस प्रोडक्ट का मेरा रिफंड आता है तो वो तो टोटल वाले कॉलम में माइनस शो होगा ना वो इस एक प्रोडक्ट का, जिस तरह मेरे यूपीएस चार्ज करता है तो वहां पर टोटल वाले कॉलम में माइनस शो होगा। तो जब मैं वो सम अप करूंगा तो उसमें से वो मैं निकाल दूं, रिमूव कर दूं, क्योंकि जब मैं सम करूंगा तो वो माइनस करेगा उसको। खिचड़ी बन गई भाई, सॉरी बहुत ज्यादा खिचड़ी बन गई भाई, ऐसे नहीं होगा। ये तो मेरे ख्याल से शायद सामने देखेंगे जब भी समझ में आएगा। बेहतर ये है, इतनी मेहनत कर रहे हो, फ्री में जो है ना वो आता है एक सॉफ्टवेयर, शायद बोर्डा भी बताया मैंने ना जी, वो पीएल के लिए यूज करते हैं हम। तो कोई बात नहीं, उसको होलसेल के लिए भी यूज कर सकते हो, वो अमेज़न के वो लिए अब क्लाइंट वो अब ऐसे हैं, वो मानते ही नहीं है। मैं उनको कितनी मर्तबा कहा था कि उस पर आ जाएं तो वो जी नहीं, हमें वो देने पड़ेंगे मंथली, कुछ इस तरह से कहते थे। तो नहीं 2 महीने फ्री मिलते हैं, 2 महीने फ्री मिलते हैं उसके अंदर, वो हमारे लिए वो यूज कर चुके हैं क्या? जी तो कोई बात नहीं ना, वैसे भी जब तूने होलसेल कर, ओहो अच्छा, वो तो करंट अकाउंट की यूज होगा। ओहो जी, तो उनको बोलो कि भाई फिर ऐसा करें कि हम दोनों मिलके ले लेते हैं, ठीक है? आप ऐसा करें $18 आप दे दे और मैं $1 में दे दूंगा। तो मैंने उनको कहा था मैं अपनी खुद ही जो मुझे शेयरिंग मिलती है मैं उसी से कर लूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि हम उसको ये दोनों सेम होने चाहिए, जो हम यहाँ से आप निकालते हो वो और वहां से जो प्रॉफिट निकलेगा वो सेम होना चाहिए।
तो वो नहीं, फिर वो देखो वो एग्जैक्ट बेहतर तरीका है, तो बहुत ज्यादा ऐसे तुम परेशान हो गए, उस बंदे को कहो मैं यार इस थोड़ी वजह सी से थोड़ा सा 2-3 मर्तबा मेरी उनके साथ हुई थी कि ये बीच में से रिफंड्स वगैरह निकालना उसको वहां से, तो वो फिर मैं भी कुछ नहीं कहा कि मैं, आप क्या कह सकते हैं। नहीं, तुम्हें उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा इसके ऊपर कि ये एक ऐसा टूल है ना। देखो हम जब काम कर जी रहे जी होते हैं कोई से भी, हमें अपने काम के लिए जो ना टूल्स की जरूरत पड़ती है, और टूल्स हमें हमेशा हमारे पास जी हो तो हमारा काम आसान होता है। तो जी किसी भी तरीके से कोशिश करो उनको कन्विंस करने की, समझाने की कि भाई ये टूल है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। और कोई इतना महंगा टूल भी नहीं है। अगर तुम जी देखो तो बिल्कुल, मुझे $19 तो पर मंथ है। अगर तुम पूरे साल का बाई कर रहे हो तो $17 पर मंथ है वो, विच इज लाइक नथिंग। अगर तुम जो अमाउंट ऑफ वर्क वो टूल एक सिंगल प्रोवाइड करता है, तो कन्विंस करने ठीक की है। कोशिश करो। इतनी मेहनत नहीं करो, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो इसके ऊपर मेहनत। चलें ठीक है, मैं ये करता हूँ। अच्छा ये मतलब इस महीने में वेट कर लूँ फिर कनाडा वाला, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बैठ। वो चलें ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, जमान मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर सेलर तो इन्होंने अपने अकाउंट पे बनाया होगा, ये क्लाइंट के अकाउंट पे नहीं बना सकते। नहीं नहीं, सेलर बोर्ड जो है ना असल में अटैच होता है आपके सेलर सेंट्रल से। तो अब अगर जो इनका यूके का अकाउंट है ना, जिसको ऑलरेडी सेलिंग हो रही है, उसको बाद 2 मंथ्स का फ्री ट्रायल इन्होंने ऑलरेडी यूज कर लिया होगा। तो अब वो आईडी भले से ये किसी और ईमेल एड्रेस से नया अकाउंट बना ले सेलर बोर्ड का, लेकिन पीछे से अगर सेलर सेंट्रल जो है अमेजोन का वो यही अटैच करेंगे तो वो एरर देगा, कहेगा ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। अच्छा जमान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अच्छा जी, हम्माद हेलो, खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जमान कहिए। सर मेरा एक सवाल है कि नया नया अकाउंट है ना हमारा, अभी बना है, कोई महीना हुआ है, तो होलसेल ठीक। के लिए काम कर रहे हैं उस पे। तो थोड़ी सी सजेशन चाहिए थी कि ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स के तो हैं हमारे पास ना, उनसे प्रोडक्ट्स भी परचेजिंग किए हैं, लाइव भी किए हैं। तो ठीक ब्रांड्स है, से कैसे अप्रूवल लें, उनके लिए क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, कॉल करके, या ब्रांड हंट कैसे कॉल कर करें? करके। और जनवरी में लेना शुरू करना, अभी नहीं, अभी कॉल्स भी नहीं करना, वो अकाउंट अच्छा, नहीं देंगे ऐसा, इन दिनों में नहीं देते। ठीक है। जनवरी के पहले कॉल पे वीक, मतलब कुछ पूरे जनवरी में तुम लोग सब ट्राई करना, तुम सबको ऐसा होगा आमद हो रही है, ब्रांड्स की ठीक अकाउंट्स की आमद हो रही होगी। जिसको कॉल करोगे मोस्टली तुम लोग के अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा मुझे ये सवाल है कि ब्रांड से जब हम राब्ता करते हैं, उनको कन्विंस किस तरह करें? यार देखो, कन्विंस हमारी करने के नहीं। बहुत सारे तरीके। इनका एक स्पेसिफिक हम लोग के पास तुम्हें ना वो क्या कहते हैं, बीबीसी के अंदर तुम्हें मिलेगा वैल्यू प्रोपोजिशंस के नाम से। आई थिंक जो लाइव बीसी सेशंस की जो वीडियोस रिकॉर्डेड है ना, उसके जी अंदर जी 7वीं या 8वीं वीडियो होगी जिसके अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन डिस्कस हुई हुई है, और वो मैंने ही डिस्कस की है बहुत ज्यादा डिटेल से। फिर उसके बाद पूरा एक सेशन हुआ था बाद में, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में। तो उसको उसको जरा गो थ्रू करो, क्योंकि वो छोटी सी चीज नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं उसको सम अप नहीं कर सकता, छोटा सा पीपीसी के थ्रू होता है। यहाँ बेसिकली उसका जिस्ट ये है कि तुम उनको किसी किस्म की कोई वैल्यू प्रोवाइड करो जिसके अगेंस्ट में तुम उसे अकाउंट लेने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है। हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर से लिस्ट मंगवाई, उसकी कोई प्रोडक्ट मुझे वाइबल लगी जी, ये मीटू करने के काबिल है, लेकिन जब मैं कीपा में उसका स्टैट्स चेक कर रहा हूँ तो लास्ट 30 डेज में देखा हूँ बाय बॉक्स एक ही सेलर ले रहा है, लेकिन वो ब्रांड नहीं है जो बेचने वाला है। 90 डेज में है, 180 में है, कुछ 2 या 3 है, लेकिन उनको बाय बॉक्स कम मिला हुआ है, कह लें 5% 7, 90% एक ही के पास है। और मैंने ठीक है। मीटू करके देखा अपने सेलर अकाउंट पे, वो मीटू भी हो रहा है। मतलब ठीक है, अमेजोन कुछ रिक्वायर नहीं कर रहा डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस या ब्रांड की इनवॉइस, तो उस पे जाना चाहिए? तुम्हारे अकाउंट की रेटिंग क्या है? बिल्कुल नहीं है अभी। अभी बिल्कुल भी सेलिंग कह मत जाना, लेंगे। बिल्कुल भी मत जाना ऐसी प्रोडक्ट पे, बाय बॉक्स नहीं अच्छा, मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमाद खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमाद बताइए। सर मेरे
हम लोग एक ब्रांड को हंट कर रहे हैं जी। आपका जो मेरे पार्टनर ने आपसे डिस्कस भी किया था हारिस बिलाल के, नहीं इस ब्रांड के पीछे जाना ही जाना है। तो अच्छा, वो जो कल 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 के सेशन में जी तो उन्होंने आपने जो मशवरा दिया था ना जी कि उनको कहें कि एक्सटर्नल ट्रैफिक XYZ, ठीक है जी, वो हम सारे यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जी ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन जो है जी वो ये है कि ब्रांड से हमारा जो अभी तक कांटेक्ट हुआ है वो कह रहे हैं कि जी हमारे 2 ऑथराइज्ड सेलर्स हैं बस अमेज़न पे, ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अब ठीक फिर है, जब हम लिस्टिंग पे जाते हैं इनकी कोई 40+ लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, इस पे तकरीबन 30 से 7 FBA सेलर्स मुख्तलिफ लिस्टिंग्स पे बैठे हुए हैं और हम काफी देर से बैठे हुए हैं, ठीक है जी। मुझे आपका टीम चाहिए सिर्फ इस इनके अमेज़न सेलिंग पे कि ये ब्रांड मॉनिटर नहीं कर रहा अपने लिस्टिंग्स को, ये वजह है। कोई ऐड नहीं हो रहा उनकी लिस्टिंग्स पे, ठीक है, कोई नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है जी। मतलब ना मैप को फॉलो किया जा रहा है। देखो, फिर आप ऐसा करो, आप ब्रांड को कांटेक्ट करो जी और आप यही केस बिल्डअप करो फिर, ठीक। और ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशंस, या ऑल्दो इसके अंदर लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट नहीं जाएगी, बट अ ब्रांड डेफिशिएंसी रिपोर्ट टाइटल वुड बी मोर सूटेबल फॉर इट। और उनको कन्विंस करने की आई थिंक इस अंदाज में कोशिश करो कि ऑफ कोर्स आई बीइंग अ कंपनी फला फला जो भी आपकी कंपनी का नाम है, वी वुड नॉट वांट टू बी अ पर्सन या वुड नॉट वांट टू बी अ कंपनी जो कि दूसरों के बुराइयां करती है। बट आप लोग कह रहे हैं आपके 2 ऑथराइज सेलर्स हैं, लेकिन हम जब अमेज़न को बजा के देखते हैं तो आपके इतने सारे सेलर्स दिख रहे हैं, तो फिर आपको एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उनको कन्विंस करने के लिए। वो रिपोर्ट शो हो रही हो, वो रिपोर्ट शो कर रही हो कि उस, और वो बिल्कुल इजी टू रीड हो कि एक बंदा कोई इजी कोई कहते हैं ना कि कोई जाहिल भी हो ना तो उसको देखे तो उसकी समझ में आ जाए, ठीक है। इस किस्म की रिपोर्ट बनाए, भले से इन्फोग्राफिक्स हो उसके ना बहुत ज्यादा, इस टाइप की कोई चीज बना के वो ईमेल करें, कॉल करें, उनको बताएं प्लीज ईमेल को ओपन करें, उसको चेक करें, हमने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट बना के आपको भेजी है। आप लोग कह रहे हैं आपके 2 से ऑथराइज डीलर्स हैं, लेकिन लुक व्हाट्स हैपनिंग टू योर लिस्टिंग्स ऑन अमेज़न, और वहां पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम ना सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहे हैं, बल्कि वी वांट टू ऑफर आवर सर्विसेज और वी वांट टू बिकम ऑथराइज सेलर, ताकि हम ऐसी चीजों को अवॉइड कर सकें और आपकी हेल्प आउट कर सकें। तो ये समथिंग अलोंग दीज लाइंस, इस तरीके की बात करके देखें तो चांसेस आर के हाँ बात आगे बढ़ जाए। इसी ब्रांड से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है जी। आप एक तो आप अपना टेक बताइएगा कि इनके अमेज़न इनके मतलब कंट्रोल में नहीं है ना जी, मतलब दे आर नॉट मतलब प्रॉपरली फॉलो अप अपना नहीं कर रहे हैं अमेज़न के, क्योंकि उधर हम कह रहे हैं कि हमारे 2 सेलर्स हैं ऑथराइज्ड, इससे आपको भी यही वो मिलता है। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा जी। अच्छा सर सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा, मतलब इसी ब्रांड से रिलेटेड, इनको हम जब कॉल करते हैं इनके कस्टमर केयर सेंटर पे जाता है, ठीक है जी। सिर्फ एक ही नंबर है इनके पूरे ब्रांड पे, हमने सर्च किया, हमने लिंक्डइन पे सर्च सॉरी इनके डोमेन सर्च से हमने बाकी इनके ईमेल्स निकाले हैं, मगर नंबर कहीं से नहीं निकल रहा इनका। तो हम इनको जब हम होलसेल का बोलते हैं कि भाई हमें होलसेल डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दें, इनका डिपार्टमेंट है तो उनसे कनेक्ट करते हैं, ये कहते हैं अगर आप हमें 1000 बार भी कॉल करेंगे ना जी तो आंसर यही होगा कि वी डू नॉट ऑपरेट ऑन कॉल्स, सिर्फ थ्रू ईमेल। तो फिर ईमेल करें, तो फिर जब वो कह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर इसके अलावा कोई हल नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव ईमेल बना के भेजिए। तो ईमेल पे कंटिन्यू रखें इसी तरह। ऑब्वियसली जब अगर ब्रांड कह रहा है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते फोन से, तो फिर ऑब्वियसली ईमेल ही दूसरा ऑप्शन है जो उनके लिए प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आप उसी पे करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए नो प्रॉब्लम। हम थे ये बुशरा। अच्छा बुशरा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा पानी ले आऊं।
जी बुशरा, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ दोबारा, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। कैसे सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, मैंने आपको क्लाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, जो यूके कंपनी के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि वो यूए अकाउंट के ऊपर जो है ना वो अपना लिंक करना चाह रहे हैं। तो आपने मुझे कहा था कि अगर उनका जो एलटीडी है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर बनी है तो फिर उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि वो यूए अकाउंट के साथ उसको लिंक करें। तो मैंने उनको ये डिफिकल्ट नहीं, चीज, बन ही नहीं सकती। मतलब नहीं हो सकता, आपने यही शायद कहा था। हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं आता पाकिस्तान का। अब उन्होंने मुझे ये मेक श्योर कर दिया है कि उनका अकाउंट जो है वो एलटीडी जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के बिहाफ पे ही बनी हुई है, तो इट्स मीन कि अब तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट कि वो अभी यूए अकाउंट के ऊपर एक जर्मनी से उन्होंने कोई प्रोडक्ट वो मंगवाना चाह रहे हैं। बाय द और वे अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जी बुशरा, आप एक जी काम और करके देख सकती हैं उनको कंफर्मेशन देने के लिए। sellercentral.amazon.ae, ठीक है, आई थिंक यही है उसका, या .com.ae होगा आई थिंक। वहां पर जाएं, साइन अप करें उस अकाउंट को उनके सामने, अगर इस तरीके की कोई कम्युनिकेशन है तो उनको खुद जब आप साइन अप करते हुए दिखाएंगी ना, तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं शो रहा होगा, तो वहीं से उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान से अकाउंट खुल ही नहीं सकता इसका। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब वो उनका एक क्वेश्चन ये था कि वो जर्मनी से किसी सप्लायर के साथ उनकी बात हुई थी, तो अब वो वहां से स्टॉक मंगाना चाह रहे हैं, बट वो सप्लायर उनको अलाउ ये नहीं कर रहा, कि वो सप्लायर ने मना किया कि वो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए वो जो है ना वो काम नहीं करने दे रहे उनको। तो सर ये किस किस्म की कोई, इनको क्या करना चाहिए इस बारे में? इंडिविजुअल अकाउंट? हाँ, मतलब वो उसको इंडिविजुअल, मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन किया कि उनका ये कहना था कि मैं जर्मनी से प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहा हूँ, वहां का आई सप्लायर थिंक मुझे वो अपनी पर्सनल डिटेल्स पे मंगवा रहे हैं आई थिंक वो, क्योंकि इंडिविजुअल और बिजनेस यही दो टर्म्स यूज होती है ना। इंडिविजुअल की बेसिस के ऊपर, यानी वो अगर अपनी डिटेल्स पे मंगवा रहे हैं तो ऑब्वियसली सप्लायर्स जो है ना वो नहीं देते इंडिविजुअल्स को, नहीं ये देते, तो मतलब कॉमन ये है। उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसमें कि उनको इस पे नहीं करना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। ये और नॉर्मली होता ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। सर वो एलएलसी से रिलेटेड भी बात उन्होंने मुझसे बताई, सरसनी की भी पोस्ट आई थी कि अभी Q4 के अंदर आप लोग न्यू अकाउंट्स को क्रिएट ना करें, आई थिंक इट्स फ्रस्ट्रेशन लाइक दैट, कि आपके लिए बड़ा वो है, कॉस्टली हो जाएगा। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा आपसे ये गाइडलाइन चाहिए कि अब Q1 इज गोइंग टू बी स्टार्ट विद इन फ्यू डेज, सो उनको मतलब इनिशियली उनको अभी अकाउंट के ऊपर काम करना चाहिए, या मैं उनके लिए हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दूं हंटिंग का Q1 स्टार्टिंग? प्रोसेस स्टार्ट कर दें और जनवरी की अभी से 15 करूं सर या तक, Q1 से करूं? अभी से, अभी इमीडिएटली अभी से? स्टार्ट करें। हाँ जी, क्योंकि डाटा इकट्ठा करने में कोई एक दिन तो लगता नहीं है, अच्छा खासा टाइम लगता है। डाटा इकट्ठा करें और ठीक है। जनवरी की सेकंड वीक से कॉल्स करना स्टार्ट करें। मतलब उनकी जो एलएलसी अभी तो मेरे ख्याल में उनको जैन में ही जाके बनेगी, तो उस पे हम लोग फिर अकाउंट्स ले सकते हैं सर? ओहो, अच्छा, अभी एलएलसी नहीं बनी है? एलएलसी की तो प्रॉब्लम भी उनका हो रहा है कि अभी वो कुछ ओहो, इसमें भी कंफ्यूज है, तो वो वो है, एलएलसी वो क्रिएट खुद कर कहाँ रहे हैं। है, खुद कहाँ है वो? खुद वो यूएई बेस्ड है, यूएई में होते हैं। खुद यूएई में होते हैं, अच्छा। तो अनलेस वो एक्सप्रेस EIN वाला एक सिस्टम आजकल चल रहा है अमंग सर्विस प्रोवाइडर्स, अनलेस वो स्पेसिफिक सर्विस उन्होंने ना यूटिलाइज की हो, तो उनकी LLC के बाद EIN आने में 3 महीने लग जाएंगे। अच्छा, जी जी। तो ये फिर सर वो तो फिर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं हो जाएगा उनके लिए फिर इनिशियली? इंडिविजुअल नहीं, इसका क्योंकि इंडिविजुअल से वो कौन जो लेगा? सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि सर्विस प्रोवाइडर उनको ये रेकमेंड कर रहा है कि आप अभी इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाएं, जबकि आपने जिस तरह बताया था कि नहीं वो एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो अब ये तो क्योंकि मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे तो इस बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि मैं अब उनको किस तरह गाइड करूँ इस बारे में। तो उनको इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाना चाहिए अभी इनिशियली, या उनको वेट करना देखिए, चाहिए? इंडिविजुअल अकाउंट तो उन्होंने वैसे भी बनाना है, क्योंकि उसी अकाउंट को उन्होंने LLC पे बाद में अपग्रेड करना है, ठीक है। ठीक है। लेकिन उस ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट की बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम ये होती है कि जो एग्जैक्ट सिनारियो आपका है, यही मसला आता है कि सप्लायर के पास जाएंगे, सप्लायर इंडिविजुअल्स को प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो नहीं बेचते हैं बेचते। कंपनीज को। तो अब आपकी मजबूरी होगी हर हाल में कंपनी बनाने जाएंगी तो 3 महीने लग जाएंगे, अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर चैनल सुना दी, यानी प्रॉपर लॉन्ग एक तरीका होता है, उसके थ्रू जाएंगे, पूरे 3 महीने लग जाएंगे आपके, क्योंकि
बाय डिफॉल्ट जो स्टेट की तरफ से, यूएस की स्टेट की तरफ से टाइम दिया जाता है वो 45 वर्किंग डेज दिए जाते हैं EIN आने में। तो ये तो वर्किंग डेज है, ऑब्वियसली इसके बीच में छुट्टियां भी हैं, तो सब काउंट कर लेंगे तो 3 महीने हो जाएंगे पूरे फिर सर राइट स्ट्रेटजी क्या उनको अभी इस वक्त इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? उनको कहें कि ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढें जो कि आपको एक्सप्रेस EIN के थ्रू साइन अप करने का कह रहा हो, एक्सप्रेस EIN को यूटिलाइज करें, लेकिन पहले जरा जांच पड़ताल कर लें कि हर किसी से नहीं बनवाना है, कुछ रिकमेंडेड लोग हैं इनफैक्ट। सर EC में कोई ऐसे हैं जो हम उनको रेकमेंड कर सके, कोई ऐसे ऑथेंटिक जो उनको? देखें आप बूट कैंप PL की स्टूडेंट है या FFL की? मैं बूट कैंप FFL स्टूडेंट हूँ। FFL भी है तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। आप सब बूट कैंप के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी ये है कि अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को आप लोग यूज करना चाहते हैं स्पेशली फॉर ID क्रिएशन एंड कंपनी क्रिएशन एंड ETC, तो आप 999 का ग्रुप ओपन करके उस बंदे की लेजिटिमेसी 999 की टीम से कंफर्म कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ आप बूट कैंप के स्टूडेंट्स के पास है, वरना तो आप लोग भी किसी के हाथ भी बेवकूफ बन सकते हैं। ठीक, तो जिससे भी काम करवाएं उसके बारे में पूछ लें कि इससे काम करवाऊं या नहीं करवाऊं। अगर 999 की टीम कहती है करवा लें तो बिल्कुल थोड़ी सी अपनी तरफ से कर लें, अगर करना चाहते तो, वरना पैसे दे दें। ऑल्दो हम इन दी एंड ये बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं इसकी वजह से कि हम जिम्मेदार है अगर खुदा न खास्ता कुछ मसला हो जाए। हम ये इस बेसिस के ऊपर कह रहे होते हैं 999 की टीम, क्योंकि उनकी कोई कंप्लेन रिसीव नहीं हुई होती इस हवाले से। मतलब जो EC 999 रेकमेंड करते हैं वो उसमें चांसेस लेस होते हैं आपके रिस्क? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, बस मेरा यही क्वेश्चन था। और सर एक मुझे और अदर था, थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूजन थी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 2 अकाउंट्स के ऊपर काम करवाना चाह रहे हैं मुझसे, तो सर अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझ के उनके साथ क्या कांटेक्ट होना चाहिए, इनिशियली वर्क कैसे स्टार्ट करना चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो हैं बहुत विलिंग है काम के लिए, और वो अभी मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने मुझे UAE का अकाउंट और US का दोनों अकाउंट वो देना चाह रहे हैं। उनका ये है कि आप एक ही, मतलब वो एक ही के साथ काम करना चाह रहे हैं कि आप मेरे सारे मतलब अदर भी जो अकाउंट्स वो बनाएंगे बाद में, तो वो कह रहे हैं कि वो आप ही हैंडल करेंगी। तो फिर सर इस सूरत में हमें कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए? हमें सर, क्योंकि सर सनी का ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जरूर करें, आपके जो भी ना उसके अंदर सर, क्योंकि मेरा ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे सेकंड ये कि उसमें मुझे सैलरी बेस के ऊपर भी किस तरह उसके साथ बात करनी चाहिए, स्टार्टिंग में है या काम के बाद है या मिड में है, तो क्या स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करनी चाहिए? आप सर अगर आप कहते हैं इनक्यूबेटर विजिट करूंगी मैं, जी बिल्कुल बेहतर, जी मेरे ख्याल में वो सही रहेगा। जी मैं इतनी डिटेल से नहीं डिस्कस कर सकता, चाह के भी। ठीक है, आप इनक्यूबेटर विजिट कर लें। आप अगर कराची में होती है तो मैं आपको गाइड करूंगा। नहीं, मैं कराची में ही हूँ। मैं इंशाल्लाह सर, मैंने ज्वाइन भी करना है, तो मुझे बताएं कि अभी मैं जैन से स्टार्ट करूं जब ये इनके साथ काम स्टार्ट हो, या फिर मुझे अभी कर लेना चाहिए? कल पब्लिक डे ना, कल आप आ जाए, कल डिस्कशन कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। वो ज्यादा बेहतर है, वो इसलिए क्योंकि पब्लिक अवेलेबल होगी, कल सेशंस भी हैं होलसेल के, वो भी अटेंड कर लिएगा, तो और आपको यहाँ पे रिसेप्शन से इनक्यूबेटर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर आप होंगे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो? जी मेरे ही सेशंस हैं होलसेल। टाइमिंग मुझे बता सकते हैं? फुल डे है आपका या? कल 3 बजे से 8 बजे तक मेरे सेशंस हैं। ओके सर, ठीक है, इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हारिस बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, हारिस बताइए कैसे हैं सर? सर मेरा सवाल वही कल से रिलेटेड ही है सर, जैसे आपसे कल बात हुई थी सर सेशन के बाद में सर। तो सर मेरा कहने का सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो अभी हमाद ने आपसे बात की है कि हमने उनके जितने भी एग्जेक्टिव जितने भी उनके हैं, जो एग्जेक्टिव्स हैं उस ब्रांड के, तो उनकी ईमेल्स हमारे पास हैं सर। क्या हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी उनकी होलसेल टीम के साथ जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है सर, जो ईमेल आ रही हैं और जो हमारी तरफ से जा रही हैं, उनको हम CC में डाल दें, उनके सेल्स डायरेक्टर्स को और उनके जितने भी रीजनल सेल्स मैनेजर्स हैं? क्या ये करना ठीक होगा सर कि ये अप्रोच अच्छी है या नहीं है अच्छी? हम असल में सर उनको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, इस वजह से सर आपसे ये पूछना चाह रहा था सर।
कि अगर होलसेल टीम हमें नहीं दे रही, दिल मेरा तो क्या हालांकि उसके कर रहा है मैं कल वाले टाइप का ही जवाब दूं, क्योंकि आप लोग बहुत हेल्पबेंट हो इस ब्रांड के पीछे। तो खैर कोई बात नहीं। देखो मेरा ख्याल है इसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट या आखिरी हथियार के तौर पे यूज करना। अभी क्योंकि वो अगर कह ही रहे हैं कि हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन कोई और है नहीं, ईमेल जो है वो उसी से ही बात करनी है, तो फिलहाल कोशिश करो वैसे ही बात करके देख लो आप लोग। लेकिन अगर सर मसले का हल नहीं जी निकलता, सर, हाँ, तो फिर उसको यूज कर। सॉरी आपकी बात काटी सर। असल में सर वो 2 दिन हो गए सर, मुझे उनकी होलसेल टीम की से भी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आज मैंने एक और भी मेल टाइप करके उनको भेज दिया सर, ताकि अगर मेरे मेल नीचे भी चली गई है तो वो ऊपर पॉप हो जाए दोबारा से। वो मेरे जो 2 दिन पहले मैंने मेल की थी, जो उनको मैंने देखो प्रोपोजिशन दी थी, वो भी Q4 चल रहा है, तो जी इस सर, किस्म के मसले मसाइल बहुत ज्यादा आएंगे, और तुम लोग जी गलत सर, टाइम पे मेहनत कर रहे हो। जी सर, असल में तुम लोग मेहनत गलत टाइम पे कर रहे हो। मेहनत कर सही रहे हो, ये जी मसला नहीं सर, कि मेहनत क्यों कर रहे हो, मेहनत बिल्कुल सही कर रहे हो, गलत टाइम पे कर रहे जी हो बस। सर, यही मेहनत जी सर, जनवरी में फरवरी में करोगे ना अगर, तो रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा, मोस्टली क्योंकि इस वक्त टीम्स मसरूफ होती है मोस्टली। जी मुसलसल सर, सेल्स हो रही है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको डील करना है, सप्लाई चेन के इशू होते हैं, लॉजिस्टिक्स के इशू होते हैं, तो उसी को हैंडल जी करने में सर, लगे होते हैं। और फिर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ वो अमेजोन के सेलर्स को सेल करें, वो ब्रिक एंड मोटर्स को भी सेल करते होंगे, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी जी सेल सर, करते होंगे। तो वो जी यूजुअली सर, सप्लायर्स इस वक्त बहुत ज्यादा घिरे हुए होते हैं। जी मैं सर, तो रेकमेंड करूंगा इस वक्त इतनी मेहनत नहीं करो, ट्राई करते रहो थोड़ा जी बहुत, सर, जनवरी जी फरवरी में सर, करना सही से मेहनत। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि कुछ ब्रांड्स, सर मैंने कल कुछ ब्रांड से कांटेक्ट किया, तो सर वो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अमेजोन पे तभी सेल कर सकते हैं जब आपका अपना फिजिकल स्टोर होगा। तो उसके बिल्कुल, लिए सर आप कोई सजेस्ट कर दें, क्योंकि हम जितने भी पाकिस्तान से होलसेल दुकान कर ले रहे हैं लें, सर, मेजोरिटी। यूएस में दुकान ले लें। सही है सर। इसके तो अलावा सर कोई हल नहीं। वो पिक्चर्स भी मांग रहे हैं ना, वो कहते हैं दुकान की पिक्चर्स भी दे, इनसाइड और हाँ, तो आउटसाइड दोनों की। दुकान लोगे तो फिर दुकान की तस्वीरें देना आसान हो जाएंगी ना। सर ये पॉसिबिलिटी है कि उस ब्रांड का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आके वो फिजिकली विजिट करके जाए उस स्टोर हाँ पे, हाँ, पॉसिबल कि है, मैं। पॉसिबल है, एक दो केसेस मैंने देखे हैं ऐसे, बिल्कुल पॉसिबल है, आके विजिट कर लेते हैं। बहुत कम होता है सही ऐसे, सर, लेकिन आके विजिट कर सकते हैं। या फिर वो जी ये सर, कर लेते हैं कि भाई हमारा फला रिप्रेजेंटेटिव आपकी स्टेट के अंदर मौजूद है, अब कोई जानने वाला है, उसको कहती है यार मेरे बेहाफ पे जाके जरा चेक करके आ जाओ, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। जी सर। इसी तरह सर मुझे एक ब्रांड ने दिया भी था कि आप जिस स्टेट से आप आपकी एलएलसी है या आपका जहाँ पे एड्रेस है, तो वहाँ पे जो मेरा हम्म सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है आप उससे ही बात कर लें। हम्म तो सर मैंने उससे बात की है, लेकिन उसका पहला क्वेश्चन यही था, मैंने हालांकि ब्रांड को नहीं बताया था सर कि मेरे पास फिजिकल स्टोर नहीं है सर। तो हम्म। जैसे ही मैंने उसके सेल रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया, तो वो कहते हैं कि आपके फिजिकल स्टोर होना मस्ट है, उसके लिए उसके अलावा आपको मिल ही नहीं सकती, चाहे आप अमेजोन पे बेचें, चाहे ईबे पे बेचें या वॉलमार्ट, जिस भी इंटरनेट सेलिंग करें, तो आपके लिए फिजिकल स्टोर का होना लाजमी है सर। ठीक ठीक है, ठीक जी है, सर। अब अच्छा सर, मजबूरी दूसरा आप नहीं कर इसके सकते कुछ। जी सर। सर इसके अलावा एक और मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर मैं किसी ब्रांड के सर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को सर कांटेक्ट करता हूँ, उसके साथ अकाउंट बना के उससे ऑर्डर परचेज करता हूँ सर, विदाउट एक्नॉलेजिंग द ब्रांड सर, कि उस ब्रांड को मैं एक्नॉलेज किए बगैर ही सर, और जाके सर छोटी छोटी इन्वेंट्री लेके, लाइक 50-50 यूनिट्स लेके सर उसकी लिस्टिंग के साथ मीटू हो जाऊं कि आया वो मुझ पे आईपी कंप्लेंट करता है या नहीं करता सर। अगर वो नहीं करता सर, तो मैं क्या कंटिन्यू करूं उसको, या सर ये अप्रोच ठीक नहीं है सर? ग्रे एरियाज वाले सवालात कर रहे हैं आप मुझसे, ग्रे एरियाज वाले। इसका सर क्या करें जवाब सर इस वक्त में? मैं क्या करूं, मैं इसका जवाब दे नहीं सकता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप देख लें, आपको अगर बेहतर लगता है ऐसा करना तो आप करके देख लें। ग्रे एरिया वाला चक्कर है, करके देख जी लें, सर, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बस फिर नहीं हुआ, फंस गए। सही। सर इसके अलावा सर आपसे ये पूछना था कि अगर सेलर बोर्ड हम लेते हैं सर, मेरा सेलर बोर्ड से रिलेटेड है, ये आखिरी क्वेश्चन है सर, कि अगर सेलर बोर्ड हम लेते हैं और उसी अकाउंट पे हम एफबीएम भी कर रहे हैं, एफबीए भी कर रहे हैं, तो क्या हम सर्टन लिस्टिंग्स की सर प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसमें पूरे अकाउंट की ही प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सर उसमें? नहीं, स्पेसिफिक आप क्योंकि कर सकते हो चाहो। क्योंकि सर मेरे पास जो एक अकाउंट आने वाला है सर, उस पे एफबीएम भी हो रहा है सर, और नहीं नहीं, वो चाह एफबीएम रहे का हैं कि अलग, आप एफबीए का अलग, दोनों कर सकते हो, वो पूरा ऑप्शन मौजूद है वहाँ पे। सही है सर। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया सर। चलो चलो, नो प्रॉब्लम।
अच्छा जी, फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, फातिमा बताइए। अच्छा सर, मेरे आपसे क्वेश्चंस हैं। एक अकाउंट है यूएस का, मेरे पास नया अकाउंट है, उसके लिए मुझे एक ब्रांड अप्रूवल भी मिला हुआ है उस अकाउंट के लिए, और वो जो ब्रांड है वो चाइना का ब्रांड है। और उन्होंने मतलब हमें उनसे मैंने टेस्टिंग इन्वेंट्री लेनी थी, लेकिन ये अक्टूबर के महीने में उनके पास काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए, 3-4। तो वो देखे तो फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ना स्टॉप कर देती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि जाना चाहिए ऐसी प्रोडक्ट के लिए? नहीं नहीं और मैंने उनको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा वैसे। नहीं 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 जाए। ठीक है, मतलब नहीं जाना चाहिए। एक और बात कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के काफ़ी सारे मेरे पास अकाउंट्स हैं, लेकिन जो अकाउंट मेरे पास है वो बिल्कुल नया है, उस पे भी कोई भी सेल्स नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। तो उस अकाउंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो भी मैं लिस्टें सब कुछ चेक कर रही हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट्स मतलब बहुत कम मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं उनमें किसी के ना रिव्यूज किसी के भी नहीं है। तो जिस प्रोडक्ट का रिव्यूज ना हो उस पे हमें जाना चाहिए? जिसके रिव्यू नहीं है उस पर नहीं जाएंगे। एटलीस्ट 20 रिव्यूज होने उस पे चाहिए। नहीं? ठीक है, एटलीस्ट 20 रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ये बोल रहा है, मतलब मैंने उनसे पूछा ये कि आप अमेज़न डायरेक्ट शिप कर देंगे? तो वो मुझे ये कह रहे थे कि वो मास्टर केसेस पे जो है ना वो लेबल लगाएंगे, तो इंडिविजुअल बस यूनिट्स सिर्फ पे नहीं लेवल। लगाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ, वो मास्टर इंडिविजुअल कार्टून के ऊपर यूनिट्स पे लगा नहीं देंगे, लग हाँ सही। सही है। हाँ, तो इस तरह कर लेना चाहिए। और वो जो इंडिविजुअल यूनिट्स है उन पे फिर कैसे लगे, वो फिर अमेज़न की सर्विस ले लें? अच्छा एक मिनट, एक चीज को समझो, आप भी और बाकी सब भी। अच्छा क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया सबके लिए। देखो, आप लोग जब होलसेल पढ़ रहे होते हो सब लोग, जब मैं पढ़ रहा था मेरे साथ भी यही कंफ्यूजन थी। हम लोगों को मेरे ख्याल से शायद इस किस्म का सेंस बन गया है थ्रू इधर थ्रू ट्रेनिंग और मे बी फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि सप्लायर्स ना डायरेक्टली अमेजोन शिप कर देते हैं। ऐसा असल में है नहीं, ठीक है। अमेजोन डायरेक्टली सप्लायर शिप नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि जो अभी मैंने रीजन बताई थी ना शुरू, वो एक थे अभी स्टूडेंट, उनका क्वेश्चन भी था कि उनके सप्लायर ने डायरेक्टली अमेजोन को भेज दी फेडेक्स से। अगर कोई भी बंदा अमेजोन के पास जाके अपना सामान लेके खड़ा हो जाएगा ना, तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अमेजोन के पास एक पोर्टल है जिसके अंदर अप्रूवल होती है, आपको वो एक टाइम असाइन करता है, आप उसी में जाके देखते हो, ठीक। तो जो जो कहता कहा जाता है ना कि वो सप्लायर खुद भेज देगा, असल में होता ये है कि सप्लायर को आप कहते हो कि आप प्रोडक्ट को प्रैप करके अपने पास रख दो। यानी कि अगर आपकी इन्वेंट्री ऐसी है, जो आप अभी इस वक्त फातिमा आपका सिनारियो उसको कहते हैं को मिंगल्ड इन्वेंट्री, कि हम इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर जो ना आपको लेबल नहीं लगवाने पड़ते, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बारकोड के ऊपर आप भेज देते हो इन्वेंट्री को। अगर मैन्युफैक्चरिंग बारकोड पे भेजते हो तो इंडिविजुअल, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बारकोड अटैच है हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको एफएनएसक्यू तो लगाना नहीं, आपको सिर्फ शिपिंग लेबल लगाना होगा, वो हर डब्बे के ऊपर लगेगा और वो हर डब्बे पे लगा देगा, उसे उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब होगा क्या है, जब वो अटैच कर देगा वो सारे के सारे अपना शिपिंग जो के लेवल है, तो फिर जो भी आप, और आप अमेजोन पार्टनर कैरियर प्रोग्राम यूज करोगे, तो खुद जाके आपकी लॉजिस्टिक की कंपनी जो भी अमेजोन का पार्टनर कैरियर है, यूपीएस एलएच से, तो यूपीएस खुद जाएगा सप्लायर के पास से पिक करेगा और जाके अमेजोन के अंदर खुद सबमिट करेगा, और वो क्यू अमेजोन के पास वो खुद बना लेगा। लेकिन जब आप लोग खुद भेजते हैं, यानी इधर आप खुद भेजें या फिर सप्लायर भेजे, तो सप्लायर को वो क्यू में जगह बनानी पड़ेगी, उसे एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो सामान इनबाउंड करवाना होगा, वरना वो अगर क्यू मिस हो जाएगी तो सामान नहीं एक्सेप्ट करेगा अमेज़न। ये वो टेक्निकल रीजन है जिसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों को ये समझना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी सप्लायर डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता अनलेस वो क्यू ना बना सकता, और मोस्टली सप्लायर्स को पता भी नहीं है बात। ये तो लॉजिस्टिक्स की कुछ कंपनीज हैं जिनको ये बात पता है कि अमेजोन अगर सामान जाना है तो वहां पे जाके उस पोर्टल में उनको अकाउंट ओपन करना पड़ता है और वहां से फिर अपना क्यू सेटअप करना होता है। तो इट मीन्स कि हमें प्रेप लेना लाजमी होता है?
प्रैप, देखो प्रैप की जरूरत उस वक्त खत्म हो जाएगी अगर आप कोमिंगल्ड इन्वेंट्री यूज करें, यानी मैन्युफैक्चरिंग बारकोड के ऊपर आप भेज रही हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग बारकोड पे भेजोगी तो प्रैप की सर्विस खत्म। अब तो प्रैप ही नहीं करना, पूरा डब्बा ही जा रहा है, डब्बे के अंदर जितने भी यूनिट है अब वो इंडिविजुअल बिक रहे हो, वो तो आपकी लिस्टिंग के हिसाब से होगा कि लिस्टिंग के अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स बिक रहे हैं या फिर वो पूरा डब्बा इटसेल्फ एज अ यूनिट बिक रहा है। बेसिकली वो सप्लायर आपको ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास वो जो शिपिंग लेवल के हवाले से वो आपको बताना चाह रहा है ना, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो यूनिट है, जी जी अभी भी वो अपडेट होगा, उधर ही अपलोड होगा कल तक। तो वो बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा होता है कि आपके पास जो यूनिट होने चाहिए ना वो मैन्युफैक्चरिंग बारकोड पे जाए। और मैन्युफैक्चरिंग बारकोड का आपको पता चलता है जब आप इधर शिपिंग प्लान बना रहे हो या आप किसी प्रोडक्ट को मीटू करते हैं। जैसे मीटू करेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर आपने ये देना होता है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये SKU है, ये एपी होगा या एपीएम होगा, ये आप सब उधर मेंशन करते हैं। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हैं वो सेकंड पेज पे लेके जाता है, वहां खुद अमेजोन आपको बताता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बारकोड पे जाएगा या अमेजोन बारकोड पे जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहा है इट मींस अब आप डायरेक्ट डब्बा उसका खरीद के सप्लायर को कह सकते हो कि सप्लायर इसको बस शिपिंग लेवल लगा दे बस, क्योंकि अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे से। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं अमेजोन बारकोड पे चाहिए, अब आपकी मजबूरी प्रैप सर्विस भेजना पड़ेगा। प्रैप सर्विस में आपके पास ऑप्शन है, चाहो अमेजोन को भेज दो, चाहो अपना थर्ड पार्टी यूज कर लो, चाहो अपने घर में कर लो, तीनों में से किसी एक चीज को यूज कर लो, बस अमेजोन इन दी एंड आपने भिजवाना है। अच्छा, और ये जो जैसे ये मुझे सप्लायर ने बोला है कि वो डब्बे को वो मतलब वो लगा देंगे, इंडिविजुअल को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, मतलब वो सिर्फ मास्टर केसेस पे लगा देंगे, तो इनकी एक्सेप्ट करनी चाहिए ये, मतलब ये भेज दे। हाँ एक्सेप्ट करो एज लॉन्ग एज जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रही हो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बारकोड पे जा रही हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग बारकोड पे नहीं जाएगी तो फिर आप उसके पास से प्रोडक्ट्स को पिक करवाओगी और प्रेप सर्विस भेजोगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, और अच्छा अच्छा, वो जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट नया था, तो अभी इस वक़्त जो है मुझे कोई अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, तो जैसे आपने खुद ही कहा है कि अभी आप इतनी मेहनत ना करें क्योंकि अभी Q4 चल रहा है, तो आप इतनी मेहनत अगर जनवरी में करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो इससे जो आधी मेरा मेहनत वो में काम है हो जाएगा। क्लाइंट है, और जो मेरा क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे जो है ना अप्रैल तक मुझे आपने $1000 का जो है ना वो आपने मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देना है। तो फिर ऐसे बंदे को बंदा क्या करे? आप जब वो ये कहे 1000, आप उसको तोल दें बात को, उसको बताएं मैं 1000 नहीं, मैं आपको 10,000 का प्रॉफिट जनरेट करके दूंगी। आपको उसके लिए $1,00,000 लगाने पड़ेंगे, 1 से $1.5 लाख। आप लगाने को तैयार है? हम्म, वो लगा सही है, लेंगे? सही, ठीक है। नहीं, बजट उनका वैसे उन्होंने $10,000 उन्होंने मुझे जी बताया हुआ जी कि जी दस जी हजार जी जी डॉलर मेरा जी बजट। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। $10,000 पे अमूमन लोगों की डिमांड होती है इसके सब की, तो ये तो कोई परेशानी की बात नहीं। हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $10,000 पे हमें इतना जनरेट हो जाएगा? $10,000 पे एट द एंड ऑफ द डे होलसेल क्या कहते हैं ग्रॉस के अंदर आपको तकरीबन 18%, 19%, 20% तक ले आता है। और शुरू में नहीं, कुछ अरसे के बाद, ब्रेक इवन वगैरह क्रॉस करने के बाद, और जब आप प्रॉपर आपका काम शुरू हो जाता है तो पूरा बिजनेस सारे खर्चे निकालने के बाद नेट में 10 to 12% देता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू चलो, सो मच। no problem। अच्छा जी, सलाउद्दीन। सर वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, बड़ी शिद्दत से इंतजार है Q1 का कि आमद आए, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से जैसे आप कह रहे हैं ना कि खप रहे हैं, और यकीन माने कि बस अब ये है कि बाज का दिल करता है कि नींद पूरी कर लें तो बेहतर है ना, इनसे बात करने की, इनको फॉलोअप करने की बजाय। तो सर मेरा पूछना ये था कि अभी जैसे Q1 आ रहा है ना, तो मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं US के ही हैं और बिल्कुल न्यू हैं, कुछ भी नहीं है उनके ऊपर। तो मुझे कैटेगरी सजेस्ट कर दें और प्लान ऑफ एक्शन सजेस्ट कर दें कि उनकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स लगाऊं जो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, BSR के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मैं अगर इतनी मेहनत जनवरी में ही करने को तैयार हूँ। यार नहीं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। सर मैं मैं गूगल इस से तो नहीं आ टॉपिक सकता, मैं मुल्तान से। मैं
जो होलसेल का डिप्लोमा हो रहा है उसमें एडमिशन लिया? नहीं सर। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं लिया सर एडमिशन? क्यों नहीं लिया एडमिशन सर? अब आपके सामने है कि अभी ये सेशन हो जाते हैं, और फिर ये था कि शायद इधर मुल्तान इंक्यूबेटर में भी कोई सेशन हो, लेकिन वहां पर भी नहीं हो रहा। अब मैं यार वो मिस देखो कर तुम रहा हूँ लोग कि के, आई गेस के मुझे ले लेना चाहिए था, अब मैं वो यार मिस देखो कर रहा बात ये जो तुम लोग के सेशंस हो रहे हैं बूट कैंप वाले, हूँ। ये सेशंस तो वो सेशंस हैं कि अभी हम इन जनरल Q&A ही कर रहे हैं ना, और हम हर टॉपिक उतनी डिटेल से डिस्कस कर भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस स्पेसिफिक टॉपिक को तुम कह रहे हो, इस जी जी। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसके ना मैं 2-3 घंटे का सेशन करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इस आइडियोलॉजी के कि आप लोगों के पास एक जनरल क्राइटेरिया हो उसको लेके, तो सर फिर मैं टिकट इसलिए लेके ऐसे आ समझना जाऊँ पड़ता कराची है। 2 दिन के लिए, ये सजेस्ट आ कर जाओ, देते। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। सर मैंने आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड की है ताकि कोऑर्डिनेशन के लिए, तो मैं आपके साथ टाइम सेट करके आ जाऊंगा। फिर ये हो सकता है ना सर, आपके पास टाइम ना हो, मैं मुल्तान से कराची पहुंचूं और आप कहेंगे सॉरी भाई मैं तो बिजी हूँ, या मैं मतलब वहां पर फिर कैसे करूंगा, इसलिए कह रहा था। हाँ ये बात भी है, तो मुसाफ अच्छा चलो सही है। फिर का सर आ, हाँ चलो मैं देख लेता थैंक यू सर। हूँ। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सलाउद्दीन थे ये, उमर। अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, उमर बताइए। अभी आपने पीछे जो है बताया था कि अगर आपके पास जो है कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गया इन्वेंट्री अगर, तो उसको जो है ना उस लिस्टिंग को डिलीट कर दें। लेकिन अगर हमें लेट से 3 आज की डेट से लेट से कि 3 महीने बाद जो है हमें ब्रांड ने कहा कि आपको प्रोडक्ट मिलेगी, और एक ने 1 माह का कहा हुआ है, तो उस केस में फिर क्या किया जाए? डिलीट कर दें, 1 माह बाद दोबारा मीटू कर लिएगा, कोई परेशानी थोड़ी है। लेकिन फिर हमें क्या जो उसका SKU है दोबारा वही इशू होगा जब दोबारा नहीं, नया होगा, SKU नया होगा, SKU से फर्क क्या पड़ता है, एशियन तो सेम होगा ना। अच्छा, तो इसकी वजह से फायदा या नुकसान क्या होगा? बिल्कुल भी बाय कोई बॉक्स की जो फायदा और रोटेशन बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। मतलब जो बाय बॉक्स की हमारी रोटेशन इस वक्त बनी हुई बाय है, बॉक्स की रोटेशन प्रोडक्ट के मीटू से कोई लेना देना नहीं है, आपके अकाउंट से रिलेटेड है, वो अकाउंट आपका वैसे ही है ना, बल्कि और इम्प्रूव हो चुका होगा उसका। तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग नहीं होती? अगर एक प्रोडक्ट पे हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल बाय भी बॉक्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना अभी एक प्रोडक्ट पे अगर हमें बहुत ज्यादा बाय बॉक्स जो है मिल यानी अक्सर हमारे पास रहता है लेट से, अब उसमें हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, मतलब वो नहीं हमें नहीं, इससे कोई रोटेशन फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो उसको बंद कर दें। आपके अकाउंट की रेटिंग पे फर्क पड़ता है, इससे सारी चीजों का लेना देना अकाउंट की रेट, अकाउंट की हेल्थ से। अच्छा मतलब लेकिन कहते हैं ना कि बाय बॉक्स की रोटेशन जो हर नहीं प्रोडक्ट की अलग से नहीं, नहीं हर नहीं नहीं, ऐसे मतलब हर प्रोडक्ट की अलग से होते हैं, लेकिन वो आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अच्छा आपके देखिए ना अकाउंट की हम कंडीशंस ही वो चीजें होती हैं जो कि प्रोडक्ट की बाय बॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा हम इंडिविजुअली देखिए अलग अलग, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लोडिंग बार चल रही है, एक प्रोडक्ट का 15% हो गया या दूसरी प्रोडक्ट का 55% हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, लेकिन देखिए अगर मैप ही लगा हुआ है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट पे मैप के होते हुए हमें बाय बॉक्स में शेयर मिल जाता है, और दूसरे के अंदर जो है वो हमें बिल्कुल भी जो है वो शेयर नहीं मिल रहा। जी अगेन, आपके अकाउंट से लेना देना है इसका, आपकी प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ, फिर एक पे क्यों मिल रहा है, फिर दोनों पे हम वो इसलिए क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर सेटिंग हुई हुई है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी सेट हुई हुई है, आपकी अकाउंट में ये हुआ है कि उसकी रेटिंग इतनी, आपके अकाउंट के अंदर सेट हुआ है कि आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी है, आपके अकाउंट में सेट हुआ है कि उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की आपके पास कितनी इन्वेंट्री है। ये सारी चीजें जो इम्पैक्ट करती है बाय बॉक्स में। गॉट इट सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। चलो, नो प्रॉब्लम। कौन है? जकरिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया भैया। जी मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि जो मेरा यूके का अकाउंट रन कर रहा हूँ उसके एक अकाउंट ये था जिसमें मैं वैट की वजह से मतलब क्रॉस नहीं कर रहा था 7000 की सेल ना,
तो क्लाइंट भी कह रहा था कि मेरे पास बजट है तो हमने जाना है, तो मैं कह रहा था यूके की अकाउंट से हम जर्मनी या दूसरी मार्केट जिस तरह है यूरोप की, तो उसमें हम किस तरह सेल कर सकते हैं होलसेल ही अगर हो, अगर जैसे होलसेल जर्मनी की आप जहां मार्केट पे में भी करेंगे वहां की एलएलसी आपके पास कंपनी होनी चाहिए। अगर यूके की है तो जर्मनी में तो करना तो फिर जर्मनी की में होनी करेंगे चाहिए। तो जर्मनी की कंपनी ओपन करके अपने जर्मनी वाले पार्ट को जर्मनी वाले पार्ट जो है आपका अकाउंट का उसको आप अपग्रेड करेंगे जर्मनी के ऊपर, तब आप काम करेंगे। बस एलएलसी ओपन करवाएं। हाँ मतलब जो भी कंपनी ओपन करवाए वो वहाँ की टैक्स की रेगुलेशन वगैरह सारी पूरी करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, हर कंट्री की अलग होती है। जर्मनी में कोई आउटसाइडर जाता है तो उसको डे फर्स्ट से वैट रजिस्टर करवाना होता है। यूके के अंदर तो छूट है ना कि 85,000 क्रॉस करोगे जब वैट जी जी रजिस्टर करवाना है। जी जी जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं है, डे फर्स्ट से वैट रजिस्टर करवाना 19%। अच्छा, मतलब इसके अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, अगर उधर का होलसेल करना तो वो सारा अलग प्रोसीजर होगा। एग्जैक्टली। चलें ठीक है, थैंक यू। चलो नो प्रॉब्लम। हारिस मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, चलें बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हारिस सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था सर। क्वेश्चन ये था सर कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सर अकाउंट बनाया सर, तो उसने मुझे मैप पॉलिसी भेजी है सर पीडीएफ में, जितने भी उसके पास नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं सर, तो उनमें कुछ ब्रांड्स के सामने लिखा हुआ है नो इंटरनेट। तो सर इसके ये मतलब है कि सर ना अच्छा नो इंटरनेट इंटरनेट, सर, हाँ सही जी है सर नो इंटरनेट। तो सर मैं ये समझना चाह रहा था कि उसके ये मतलब है कि ना अमेजोन और ना किसी ना और किसी भी अमेजोन कोई भी ऑनलाइन चैनल नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा सर वो जिनके सामने लिखा हुआ है ऑल पोर्टल्स सर, तो उसका सर क्या मतलब है सर कि मुझे ब्रांड की अप्रूवल ऑल की जरूरत नहीं है? ऑल ऑल पोर्टल्स, ऑल ऑल पोर्टल्स लिखा हुआ है सर, ऑल पोर्टल्स पोर्टल्स। पोर्टल्स। जी सर। अब ये तो मैं नहीं कंफर्म कर सकता, यानी कोई ऐसी कोई कॉमन टर्म नहीं है जिसकी जो आई मीन सबको पता हो। वो हो जी सकता है सर। सप्लायर स्पेसिफिक, वो तो आपको उनसे कांटेक्ट करके पता चलेगा कि उससे क्या मुराद सही है। सर। सर मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ कि सर अगर इनकेस वो मुझे ये कहते हैं कि ऑल पोर्टल्स का ये मतलब है कि आप ऑनलाइन और ब्रिको मोटर्स जिस भी उस पे सेल करना चाह रहे हैं, तो ये इस पे ब्रांड्स की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। तो ये एज्यूम कर सकता हूँ सर कि मैं अगर अमेजोन पे वो प्रोडक्ट जाके सेल करता हूँ, जी अज्यूम कर सकते हैं। वो सेल करता हूँ, तो मुझे ब्रांड के अप्रूवल की जरूरत नहीं है सर, अप्रूवल लेटर की सर, जिनके सामने ऑल पोर्टल्स लिखा हुआ है। नहीं ये मैं आपको नहीं बता सकता कि जिसका आगे ऑल पोर्टल लिखा है उसका, उससे इतनी बड़ी एनालॉजी तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता। जी सर। ये तो ब्रांड से ही कंफर्म करनी पड़ेगी आपको, जी बट सर। हाँ सेफली शायद आप अज्यूम कर तो सकते हो, बट जी सर। ऑन द सेफ साइड बेहतर है कि आप वो ले लो, अगर यानी लेटर अगर मिल जाता है, जी सर। BOL ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है, अगर मिल जी जाता है सर। तो अच्छी बात है। ठीक है सर। अगर खुदा ना खास्ता नहीं मिलता सर, तो क्या मैं अमेजोन अगर जिस तब वक्त भी सेल मुझसे कर सकते मांगता? हो, नहीं सेल कर सकते हो, तब भी मोस्ट प्रॉब्ली कर लोगे। अगर जी मांगेगा सर। तो फिर तुम ब्रांड के पीछे लगोगे कि भाई ये आपने मैप पॉलिसी दी है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ, इतनी परचेज करता हूँ, उसके बावजूद ये आ रहा है, मुझे हल जी बताया सर। मैं क्या करूँ। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है चलो ठीक नो है सर, प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो आप सबके क्वेश्चंस हो गए, सही है, ठीक है जी। चलें फिर सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। बल्कि आई थिंक मैंने रिटर्न में अगर किसी का क्वेश्चन मिस कर दिया हो तो हारिस बिलाल थे, मोहम्मद सलाउद्दीन और मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन ये था सर, दो सेलर्स के मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं? दो सेलर्स के मल्टीपल अकाउंट्स, मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा। बिलाल अगर आप हैंड रेज कर ले मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, रुके। जी बिलाल बताएं। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। जी सर, वो एक भाई सवाल पूछ रहे थे कि ब्रांड हमें कह रहा है कि हमें सिर्फ 2 सेलर्स को अलाउ किया हुआ है कि वो हमारी प्रोडक्ट जो है सेल करें अमेजोन पे। हाँ तो हाँ हाँ उसका मैंने पूछा था कि ब्रांड ने तो 2 सेलर्स को अलाउ किया हुआ है, तो वो इन 2 सेलर्स के मल्टीपल अकाउंट्स भी तो हो सकते हैं ना, अगर 6 से 7 सेलर्स बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन अमूमन एक कंपनी के अगेंस्ट में तो एक ही सेलर सेंट्रल होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर हम ब्रांड को बोलते हैं कि ये हमारी सिस्टर कंपनी है, तो वो फिर अलाउ कर नहीं देता।
अच्छा, ये वाली भी एक कहानी है सॉर्ट ऑफ, कि हमारी सिस्टर कंपनी है। ये सिस्टर कंपनियां जो ना ज्यादातर कहानियों की हद तक ही है, असल में वो लोग मानते नहीं है सिस्टर कंपनी। ब्रदर कंपनी भी नहीं मानते वो, सिस्टर कंपनी भी नहीं मानते वो। अच्छा, चलो जी सही जी। है। अच्छा चलो, और कोई क्वेश्चन तुम्हारा थैंक फिलहाल? यू। नहीं, बस बहुत शुक्रिया सर। चलो, नो प्रॉब्लम। जी बुशरा। जी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी आपने किसी से डिप्लोमा ट्रैक की बात की थी, तो मैंने अभी सर तासीफ से मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा 2 मंथ्स का जो है वो HUL मैंने कंप्लीट किया है। तो क्या मुझे भी उसके बाद भी नीड नहीं, है आपको नहीं डिप्लोमा चाहिए। ट्रैक? नहीं आपको नहीं चाहिए। नहीं आपका चाहिए। सारी चीजें कवर हो गई आपकी। ओके सर, बस मैं ये कंफर्म करना था कि क्या हमें भी नीड है या फिर हम उस पे ही वर्किंग स्टार्ट कर दें। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन। नहीं आपको नहीं। चलो, नो प्रॉब्लम। ओके। ओके जी, ठीक है। थैंक यू गाइस, एंड करते हैं इसको। ओके, अल्लाह हाफिज।